अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस नॉवेल का जैनर है ओनर एंड पेइंग गेस्ट रिलेशनशिप, रूड हीरो, फनी सिबलिंग एंड केयरिंग हीरो, हेट टू लव। और बहुत ही अच्छा नॉवेल है। उम्मीद है आप सभी को स्टोरी पसंद आएगी। कुछ अलग से स्टोरी है, आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप रीड भी कर सकते हैं। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू शुरू हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके थे। वो कॉन्फ्रेंस हॉल की जानिब आया जहां पर इंटरव्यूज़ मुनक्किद किए गए थे। दरवाजे के करीब बैठते पियोन ने उसे इंटरव्यू शुरू होने की इत्तला देते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाज़ा उसके लिए वाक कर दिया। इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, वो उसे बाखबर था। इनफैक्ट रिजवी साहब से फ़ोन पर उसकी आमद का वक्त पूछा तो उसने इंटरव्यू शुरू करने के लिए कह दिया था। इंटरव्यू जैसी फॉर्मेलिटी में वो बिल्कुल मुदाखलत ना करता था, मगर पापा की गैरहाज़िरी पर उनके मुताहतों के ख्याल में उसकी मौजूदगी ज़रूरी थी। सो नाचार वो चला आया। मुख्तलिफ़ फील्ड्स के कई मुख्तलिफ़ वैकेंसी 15 दिन पहले अखबार में अनाउंस की गई थी और इंटरव्यू का दिन आज का तारीख पर था। वो कमरे में दाखिल हुआ। इंटरव्यू लेता पैनल एक सेकंड के लिए उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ था। उसने हाथ के इशारे से उन्हें इंटरव्यू जारी रखने के लिए कहा और ख़ुद खामोशी से जाकर रिजवी साहब के साथ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया, जो गालिबन उसी के लिए छोड़ी गई थी। मोहतरमा, इससे पहले आपने इस फील्ड में कोई जॉब नहीं की? नहीं। आपने अपने सामने रखी गई फाइल पर नज़र दौड़ाते हुए उसने बिलाल साहब को उम्मीदवार से एक और सवाल करते सुना था। बिना तजर्बे के आप इस जॉब की जिम्मेदारियों को कैसे समझ सकती हैं? उसने इंटरव्यूज़ का जवाब जानना चाहा था। फाइल से निगाह उठाकर उसने मुकाबिल बैठे उम्मीदवार को देखा और देखता रह गया, जबकि दूसरी जानिब बिलाल साहब का जवाब देने के लिए वाह होते लब वहीं ठहर गए थे। दोनों की निगाहें साकत थीं। एक हल्की सी पहचान गुज़िश्ता दोनों की आंखों में उभरी थी। रूशैल ने मुकाबिल की निगाह में हैरानगी के साथ एक वाज़ा उलझन भी महसूस की थी। इंटरव्यू लेने वाले पैनल ने उसे रूशैल को घूरते हुए पाया। बिलाल साहब अभी तक उसके जवाब के मुंतज़िर थे। उसे मुतवज्जह ना होते देखकर वो हल्के से हुंकारे। तमाम लोगों की खुद पर निगाहें महसूस करते खुद को संभालती उसने जवाब देने के लिए लफ्ज़ों को तरतीब देना शुरू किया, मगर वो एक लफ्ज़ भी न कह पाई। इसी पल वो बुरी तरह से रूशैल को देखकर उलझ गई थी कि उसे ख्याल ही ना रहा कि वो इस वक्त कहाँ है। गालिबन इंटरव्यू लेने वाले समझ गए थे कि उसके पास बिलाल साहब के सवाल का कोई जवाब न था। सो अकील हक्कानी ने अपना सवाल कर डाला। मोहतरमा, आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? हक्कानी साहब का लहजा खासा सपाट था। उन्हें रूशैल को इसका यूँ साकत देखना फिर गुमसुम होना पसंद आया था। माना रूशैल अहमद बहुत हैंडसम, स्मार्ट और ख़ूबसूरत शख्सियत का हामिल था, मगर वो यहाँ मालिकों में से था। इंटरव्यू देने आने वाले लोग, वो भी मामूली पोस्ट के लिए, उन्हें यह हक हरगिज़ हासिल न था कि वो उसे यूँ देखकर यूँ रिएक्ट करें। अकील साहब के सवाल का भी जवाब वो ना दे पाए थे। इंटरव्यू पैनल की हैरानगी में मज़ीद इजाफा हुआ, जबकि रूशैल कुर्सी की पूँछ से टेक लगाए उसे घूरते हुए खामोशी से उसकी कैफियत का बाखूबी अंदाज़ा कर रहा था। उसे ये सारी सिचुएशन मज़ा दे रही थी। मीरब वक़ार की तो हवास बाख्तगी, लबों पर पड़ा कफ्ल और सटपटाहट। वो अपनी हिम्मतों को मतमज्जा करती आहिस्ते से बोली थी, मुझे ये जॉब नहीं करनी। आपका वक्त ज़ाया करने पर मुआज़रत, मैं जाऊँ? उसने एक बार फिर नज़रें उठाकर शनासाई की एक हल्की सी चमक उभरती आंखों को देखकर, जो फुर्सत से एक बार फिर उसको अहमाक से देखते हुए महजूस होने लगा था। वो सब एक बार फिर हैरान हुए थे। उन्हें लड़की की दिमागी हालत पर भी शक हुआ था। रिजवी साहब ने शुक्रिया के साथ उसे जाने का अंदिया दिया। वो गोद में रखे बैग को कंधे पर लटकाती हुई बाहर निकल गई थी। रूशैल की मुस्कुराती निगाहों ने उसे कमरे से बाहर जाते देखा था। उसे खुद पर हैरत हो रही थी, कितनी आसानी से वो उसे पहचान गया था। खैर, पहचान तो वो भी गई थी। इंटरव्यू का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका था। सर झटकता वो सामने बैठे नए उम्मीदवारों की जानिब मुतवज्जा हुआ, मगर ना जाने क्यों उसका दिल अब वहाँ से भागने को चाहने लगा था। वो अब सबसे एक्सक्यूज़ करता हुआ अपने कमरे में चला गया। एक बेनाम अजीब सी कैफियत में घिरा वो खिड़की में आ खड़ा हुआ। स्लाइडर हटाकर उसने निगाह नीचे दौड़ाई तो गेट के करीब गार्ड से बात करती हुई दिखाई दी। वो गार्ड से कुछ पूछ रही थी। वो उसी के बारे में दरियाफ्त कर रही होगी। ये मेरे दिलो दिमाग को क्या सोचने लगे हैं? उसने खुद को सर्जिश करते हुए तवील सांस भरा, फिर स्लाइडर बंद करता हुआ सीट पर आ बैठा था। गायब दिमागी से कदम उठाती वो सड़क के किनारे चल रही थी। आंखों के पार मुस्कुराती मजाक उड़ाती निगाहें और कानों के करीब गार्ड की आवाज़, वो फैक्ट्री के मालिक हैं, गूंज रही थी। तुम मिलते भी कैसे? हम तो तुम्हें कच्ची सड़कों और गलियों में ढूंढते रहे। तुम्हारे यहाँ इन इमारतों में होने का तो गुमान भी ना गुजरा था। उसे रह रहकर वो वक्त याद आने लगा जब बाबा ने उसे तलाश करने की मुहिम का आगाज़ किया था। जगह जगह ढूंढा मगर नाकाम रहे। कितना बोझ था उनके सीने पर। जाने से पहले उसे खासा ताकीद की थी कि उसे ढूंढकर उसकी अमानत लौटा दूँ, और बाबा की वफ़ात के बाद उसने भी
तहत बड़ी कोशिश की कि मगर नाकामी के सिवा उसे कुछ हाथ भी नहीं आया था। जब ढूंढना चाहा तो मिला ना, और अब जब तलाश बंद की तो सामने आ खड़ा हुआ। क्या कोई 5 सालों में इतनी तरक्की कर सकता है? नहीं, तुम हमेशा से मुझे मशकूक लगते थे। तुम्हारे बारे में मेरी राय 100% दुरुस्त थी। हमें तो इसी वक्त अंदाज़ा हो जाना चाहिए था जब तुमने बाबा के इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम दी थी। कितने बेवकूफ़ थे हम जो तुम्हारे बारे में जान ना सके। उस लम्हे वो हद से ज़्यादा हसास हो रही थी, मगर दिल को एक सुकून था। इज़्तिराब के साथ भी वो बाबा का कर्ज अब अदा कर सकती है। मिस मीरप वकार, उसने बाआवाज़ सीवी पर मौजूद उसके नाम को पढ़ा था। हम यूँ दोबारा मिलेंगे ये तो कभी सोचा न था, और तुम मुझे याद रह जाओगी ऐसा तो ख्याल में भी न गुजरा था। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी 5 साल पहले थी। क्या तुम तब भी इतनी खूबसूरत थी जितनी आज मुझे लगी हो? क्या तुम वाकई ही खूबसूरत हो? उसके अंदर से सदा उठी थी। तुम्हें देखकर सरसरी मुलाकात करके मैं और मेरा दिल इतने खुश क्यों हैं? 5 बरसों में तो कभी तुम्हें नहीं सोचा, ना मिलना चाहा, मगर यूँ एकदम सामने आने पर मैं क्यों तुम्हें देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। तुम क्यों इतना याद आ रही हो? उसे याद आया कि दरमियान तो ढंग से कभी बातचीत भी नहीं हुई थी। वो जब भी मिले या आमने सामने आए, लड़ाई और तंज के सिवा कुछ नहीं हुआ था। माजी की कई यादें जहन के पर्दे पर भरने लगी। पिप पिप पिप, वैन का हॉर्न मुसलसल बजे जा रहा था। तमाम एले मोहल्ला इस आवाज़ पर जाग गया था, मगर जिस आफसात के लिए ये बज रहा था वो मोहतरमा दूर दूर तक आती दिखाई नहीं दे रही थी। मुसलसल बजते इस हॉर्न ने उसे आग बबूला कर दिया था। खौफ से उसने सर उठाकर खिड़की के पार एक नज़र दौड़ाई और फिर बेजारियत से तकिया कानों पर रख लिया था। हॉर्न की शिद्दत में बदतरीज इजाफा होता चले जा रहा था। अब नहीं छोड़ेगा इस घटिया इंसान को। उसने कानों पर धरे तकिए को जोर से दूर पटका और उठ बैठा। इल मैनर्ड, स्टूपिड। स्लीपर पाँव में डालता हुआ वो हॉर्न बजाने वाले को मुसलसल कोसता बाहर निकल आया था। उसके कदम तेज़ी से बैरूनी गेट की जानिब बढ़ ही रहे थे कि ठिठक की ज़ोर ज़ोर से सीढ़ियाँ उतरती हुई मोहतरमा दिखाई दी। उनका अंदाज़ा बिल्कुल रावी चीन जैसा दिखाई दिया। ज़रा सी भी तो अजलत ना थी। वो सीढ़ियाँ उतरकर उसके चेहरे पर बिखरे गज़बनाक तासुरात देखे बिना गेट की जानिब बढ़ी और खुदा खुदा करके हॉर्न बजाने बंद हो गया था। एकदम खामोशी छा गई। अब चारों ओर शांति ही शांति थी। थके कदमों से वो वापस कमरे में चला आया। 7:30। साइड शेल्फ से रिस्ट वॉच उठाकर टाइम देखा तो चीख उठा। अभी सिर्फ 7:30 बजे थे। एकदम वो इंतहाई कोफ्त का शिकार हुआ था। आँख तो खुल गई थी और अब नींद उसे कहाँ आने वाली थी। सो बिला आखिर इतना तवील दिन गुजारने के लिए उसके पास करने को भी तो कुछ न था। आम हालत में तो आधा दिन सोकर गुजार लेता था, मगर ये मुसीबत हॉर्न इसे अपना दुश्मन महसूस हुआ था। एक तवील बेजारी से भरा सांस लेते हुए दिन गुजारने की तरकीब सोचता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। ठक ठक ठक। अभी बामुश्किल वो सोया ही था कि खिड़की के बाहर आती आवाज़ें उसको उठाने में कामयाब हो गई थी। तुम्हें टेस्ट अच्छी तरह से याद करना चाहिए था। सारा दिन आवारागर्दी करते हो। 2 घड़ी बैठकर ढंग से पढ़ भी लिया करो। नॉन स्टॉप सीढ़ियाँ चढ़ती वो ऊंची ऊंची बोले जा रही थी। उफ, ये लड़की कितना ऊंचा बोलती है, उसने कदरे खौफ से सोचा था। उसने तो सुबह बजते हॉर्न को भी मात दे दी है। मुबालगा आराई की हद को छूता गहरा सांस लेते हुए उसने दाएं जानिब करवट ले ली थी। आवाज़ अब कदरे दूर और धीमी हो गई थी। यकीनन मोहतरमा ऊपर पहुंच चुकी थी। उसने अपने एहसास पर कदरे सुकून महसूस किया। फिर अभी पलकें मूंदी ही थी कि ठक से एक और आवाज़ आई। ये आवाज़ छत पर किसी बर्तन के गिरने की थी। शायद फ्राई पैन गिरा था। नहीं, कोई देगची, या फिर मोहतरमा खुद गिरी थी। अब क्या हुआ? एक बेबसी से उसने अपनी बंद मुट्ठी बिस्तर पर मारी थी। ये घर कम, कबाड़ खाना ज़्यादा है। सांस भी कोई ले तो आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। जाने कब तक और कितनी देर मुझे इस घर में रहना है। ममा, मैं आपके शौहर को कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने ममा की तस्वीर से मुखातिब होते हुए अपने पापा की शिकायत की थी। वो अपने लिए चाय बना रहा था जब डोरबेल कम ट्रकनुमा हॉर्न बज उठा। उफ, इस मुसलसल डिस्टर्बेंस ने उसका मूड ऑफ कर रखा था। कप हाथ में लिए वो दरवाजे तक आया। सामने ही मालिक मकान खड़े थे। हेलो अंकल, उसने बहालत मजबूरी अखलाक निभाया। वालेकुम अस्सलाम जवाबन बड़ा खुशगवार जवाब मौसूल हुआ था। आई एम सॉरी तुम्हें ख्वामोखा डिस्टर्ब किया। कब से ऊपर की बेल बजा रहा हूँ, शायद बच्चे घर पर नहीं हैं। मैं यहाँ अंदर की सीढ़ियों से ऊपर चला जाता हूँ। वो उसकी कैफियत से अनजान अपनी मासूमियत भरी धुन में बोले चले जा रहे थे। उन्हें रास्ता देता वो साइड पर हो गया। अंकल सीढ़ियाँ चढ़ गए थे और वो बाहर सूखी सड़ी घास पर मुश्तमिल लॉन में चला आया था। ये लॉन तकरीबन 8-9 गज का होगा।
यहाँ पर मौजूद सदियों पुरानी लोहे की इकलौती कुर्सी पर बैठते हुए वो कुछ और तो नहीं मगर उस कुर्सी को ज़माने क़याम का अंदाज़ा लगाने लगा। अभी उसे यहाँ आए हुए 4 रोज़ ही हुए थे और वो बेजार बदमिजाज हो चुका था। वो खुद समेत सबसे इतना खफा हुआ था कि उसे अपने फ़ैसले पर नज़रसानी भी करने का ख्याल दिल में ना ला सका। ओए अंकल अंकल, वो लॉन में पड़ी आसार कदमीना के ज़माने की कुर्सी पर बैठा अपनी सोचों में गुम था जब अपने गिर्द एक बाज़गश्त से सुनाई दी थी। उसने दाएं बाएं सर घुमाकर देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया था। शट, इधर ऊपर देखो अंकल। उसने पलटकर गर्दन ऊपर करके टेरिस पर देखा। 13-14 साल का लड़का चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रेलिंग से नीचे झांक रहा था। तुमने अंकल किसको कहा है? उसने दांत पीसते हुए गुस्से से उसको देखा था। अब वो इस बच्चे का अंकल हरगिज़ न था, सिर्फ चंद बरस ही तो बड़ा था। आपको, वो उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए बड़े इत्मीनान से बोला था। मैं तुम्हें अंकल दिखाई देता हूँ? वो उसका जवाब सुनकर तब गया था। दिखाई क्या देना, मेरा मतलब आप अंकल हो। अच्छा, और तुम दूध पीते बच्चे। उसने दांत पीसते जवाब दिया था। नहीं, मैं शाहरुख हूँ, आप मुझे शाहरुख खान भी कह सकते हैं। ओह सॉरी, मुझे तुम्हें बुलाने की ज़रूरत ही क्या है। नखोश से सर झटक कर उसने गर्दन वापस मोड़ ली थी और चाय पीने लगा था। ओह अंकल, खफा न हो, इन बातों में मुझे याद ही नहीं रहा। बाबा कह रहे हैं आप रात को खाना हमारे यहाँ ही नोश फरमाइएगा। बच्चे ने लफ्ज़ अंकल पर खासा जोर दिया था। ये खाना फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। नो थैंक्स, उसने कदरे रुखाई से इनकार कर दिया था। जवाबन वो झटपट वहाँ से गायब हो गया था। इडियट, स्टूपिड। अपने मसरूफ़ कलमात का इस्तेमाल करता हुआ वो दरबे नुमा कमरे में चला आया था। सेलफोन मुसलसल बज रहा था। वो शावर लेकर बाहर आया तो स्क्रीन पर आज़म का नंबर देखकर चमकता दिखाई दिया। बड़ी बेदिली से उसने इस सेल्फिश इंसान की कॉल रिसीव की थी। तुम जिंदा हो? अब तक तो हूँ, मगर जिस दोज़ख में तुम छोड़कर गए हो, तुम्हारे ख्याल से मुझे ज़िंदा नहीं होना चाहिए। उसकी बात और उसे यहाँ झोंकने के बाद उसकी गैर हाजिरी से आग लगा गई थी। जला भुना तो वो पहले ही सा था। ये सब उसके शानो शयान कहाँ था? वो रुशैल अहमद, एक मशहूर बिजनेसमैन का इकलौता बेटा, कौन सी दुनिया की नेमत थी जो उसे ना मिली थी? कौन सी आसाइश ऐसी उसे हासिल ना थी? और आज वो अपने घर से दूर इस दकियानूसी इलाके में अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दिन अपनी ज़िद की वजह से गुजार रहा था। अरे भैया, ये तुम्हारा फैसला था। दूसरी जानिब ज़रा भर परवाह ना थी। मगर तुम मुझे अपना मशवरा तो दे सकते थे। रुशैल को तब चढ़ी थी। क्या मशवरा देता? पैसे तुम्हारे पास नहीं थे, रहने के लिए जगह और एरिया तुम्हें ऐसा चाहिए थे और जहाँ पापा ममा तुम्हें तलाश ना कर सकें। आज़म को उसकी तपे अंदाज पर हंसी आ गई थी, फिर उसके रूठे अंदाज पर संजीदा हो गया। ये घर नहीं मुझे, उसने दांत किचकिचाए थे। बस शुक्र कर बर वक्त घर मुहैया हो गया, वरना। आज़म तेज़ी से बोला। उसकी बात दरमियान में ही रह गई थी। खैर छोड़ो, अब मशवरा देता हूँ, एक्सक्यूज़ कर लो। आपके मशवरे का शुक्रिया। उसे आज़म का मशवरा एक आंख न भय था। मेरे भाई, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है और तुम उनके आदी नहीं हो। उसने बड़ी दो टूक बात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो घर छोड़ आया था, ममा से नहीं, पापा से लड़कर। घर छोड़ने के बाद वो किसी दोस्त, हॉस्टल और फिर रिश्तेदार के घर नहीं रहना चाहता था। उसे ऐसी जगह चाहिए थी जहां पापा उसे कम अज़ कम बआसानी ढूंढ न सकें। सो आज़म के साथ मसला शेयर करने के बाद वो शहर के काफ़ी पुराने मगर निस्बतन खामोश इलाके में ये घर तलाश कर सका था। आज़म सही तो कह रहा था कि वो इस माहौल का आदी कब था। कौन सा काम उसने आज तक खुद किया तो और अब यहाँ रहते हुए उसे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो रहा था। अभी तक तो वो खाना ऑर्डर करके मंगवा लेता था। चाय के लिए केटल, टी बैग्स, खुश्क दूध, चीनी और दूसरे इस्तेमाल के अशिया आज़म दे गया था। लेकिन अब कपड़ों की धुलाई का मसला खड़ा होने वाला था। मगर वो इन तमाम मसाइल से भागकर घर वापस नहीं जाएगा। वो घर से 1 माह का प्लान बनाकर निकला था। उसके ख्याल में 1 माह बाद उसके पापा 1 माह बाद हार मान लेंगे और वो वापस अपने महल में। 1 माह आज से बड़ा तवील अरसा महसूस हो रहा था। उसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी, मगर अभी नहीं। उसने खुद को बावर करवाया और यहाँ रहने के लिए आमादा करने की कोशिश की थी। अभी किताब खोली ही थी कि दरवाजे का ट्रक नुमा हॉर्न बजना शुरू हो गया था। उसने बड़े गुस्से से किताब दूर पटक दी और दरवाज़ा खोलने मेन डोर तक आया था। अंकल आप? वकार साहब को दरवाजे पर मौजूद देखकर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बड़े मुहज़्ज़िब तरीके से बोला था। तुम खाने पर नहीं आए तो सोचा तुम्हें खुद ही बुला लूँ, शायद भूल गए हो। उन्होंने अपनी मौजूदगी की वजह बयान की तो उसे शाम में दी हुई इनविटेशन याद आई थी।
एक्चुअली मैं रात को खाना नहीं खाता, ना चार उसे इस पर झूठ का सहारा लेना पड़ा था। थोड़ा सा खा लो, रात देर तक खाली पेट पड़ते हो, वो मुस्कुराते हुए इसरार से बुलाते हुए बोले थे। आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उनके इतने मोहब्बत भरे अंदाज पर वो मज़ीद बहस ना कर सका और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करता हुआ उनके साथ हो लिया। बाबा भी हद करते हैं और अरे गहरे पर एतबार करके उसे घर में घुसा लेते हैं। क्या जाने वो कौन कैसा हो और कैसा नहीं, पर वाही नहीं है। अंदर से आती आवाज़ पर वो बेसाख्ता रुक गया था। वक़ार साहब ने पलटकर उसे देखा, फिर कदरे नदामती अंदाज में वजाहत करने लगे थे। आ जाओ बेटा, तुम बुरा मत मानना, हालात कुछ ऐसे हैं कि अब किसी पर एतबार करना मुश्किल लगता है, मगर मैं धोखा खाने के लिए ही गालिबन एतबार कर लेता हूँ। उन्होंने लाउंज में रखकर सोफे पर बैठने का इशारा किया था। क्या करूं बरखुरदार, अपनी आदत ही ऐसी है। वक़ार साहब बोलते किचन में चले गए थे। बिना हूँ हाँ किए एक तायराना निगाह चारों तरफ डालता वो बैठ गया। इस कमरे की हालत ज़ार नीचे वाले पोर्शन से भी नाकिस और बोसीदा थी। फिर मज़ीद वो उस कमरे का मुआयना करता हुआ अंदर किचन से आती आवाज़ों से हिल गया। बाबा, अब आप वहाँ से हिलना मत, घर सारा खुला पड़ा है और हम रोज़ रोज़ मुफ्त का खाना नहीं खिलाएंगे। खाना खाना है तो इसके चार्जेस किराए से अलग देने होंगे। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इतनी इंसल्ट! उसकी अना पर कारी ज़रब पड़ी थी। आवाज़ हल्की रखो, मेहमान है, सुन लेगा। मेहमान या वबाए जान, वहाँ ख्याल एहसास कहाँ था। मीरब, उन्होंने उसे कदरे टोकने वाले अंदाज में पुकारा था। तुम्हारे इम्तिहान की तैयारियां कैसे जा रही हैं? वो ट्रे में खाना सजाए बाहर आई और बड़े खुशगवार फ्रैंक अंदाज में गोया हुए। बस ठीक ही हैं, बड़ी बददिली से वो बोला था। सीएसएस के बाद किस इदारे में जाने का ख्याल है? उन्होंने प्लेट्स में थमाई तो वो आहिस्ते से प्लेट में चावल निकालने लगा था। ये तो रिजल्ट पर मंसर करता है। मीरब की माँ की वफ़ात के बाद से खाना में मैं बनाता था। बच्चे दोनों तब छोटे थे। अभी कुछ अर्से पहले ही मीरब ने खाना पकाना शुरू किया है। शायद खाना तुम्हें जायकेदार ना लगे। बड़ा वज़ाहती फ़िक्रा था। शायद उसके अंदाज में महसूस की जाने वाली बेदिली पर उन्होंने वजाहत ज़रूरी जानी थी। नो नो अंकल, इट्स गुड। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कंट्रोल किया था। फिर खाने के दौरान अंकल वक़ार ही बोलते रहे। जवाबन वो सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफ़ा करता रहा था। उसे खुद पर हैरत थी, उसमें इतना ज़ब्त कहाँ से आ गया। ना वो अपनी मर्ज़ी की भरपूर ज़िंदगी बसर करता आज। खैर, कभी कभी टाइम और हालात से समझौता करना पड़ता है। खाना खाते हुए उसने खुद को तसल्ली दी थी। कहवा पियोगे? बर्तन समेटते हुए वो उससे पूछने लगे थे। नहीं अंकल। मज़ीद कुछ सुनने की ताब उसमें ना थी, सो इनकार में आफिया जानी थी। वैसे भी वो कॉफ़ी पीने वाला कहवा कहाँ पीता, मगर अंकल को क्या बताता। मुझे इजाज़त दीजिए और खाने का शुक्रिया। वो उठ खड़ा हुआ। नहीं बेटा, ये तकल्लुफ़ नहीं। उसके शुक्रिया कहने पर वो उसे टोक गए थे और वो कदर मशकूरी शक्ल बनाकर नीचे चला आया था। धड़ धड़ दरवाज़ा मुसलसल बजता रहा। आने वाला अपनी पूरी ताकत से उसे खोलने की दर पर था। कितने जाहिल हैं यहाँ के लोग। जूते पहनता वो दरवाजे तक आया था। अब क्या आफत टूट पड़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने मोटी मोटी आंखें लिए भारी भरकम जिस्म की औरत पूरे 32 दांतों की नुमाइश किए खड़ी थी। फरमाइए, क्या तकलीफ़ है? बड़ी बदतमीज़ी से वो बोला था। हाय साहब, आप यहाँ रहते हो? आने वाले ने उसका लहजा नज़रअंदाज कर दिया था। क्या मतलब? आप अकेले रहते हो जी? उसने आंखें पटपटाई थी। व्हाट नॉनसेंस, वो कदरे रुखाई से चिल्लाया था। मेरा नाम रानू है, मैं यहाँ की सफाई करती हूँ। एक हफ्ते की छुट्टी पर थी। मीरा बीबी ने नए किराएदारों की आमद का बताया तो मिलने का बड़ा इश्तियाक हुआ और मिलकर तो बड़ा अच्छा लगा। आप इतने सोने हो और अच्छी अच्छी शक्लें देखकर तबीयत पर अच्छा अफाका होता है। काम की बात करो। उसके तारुफ में कतार दिलचस्पी ना थी। आपने सफाई नहीं करवानी मुझसे? बिला आखिर वो मतलब की बात पर आ गई थी। नहीं। उसे इसकी बिला वजह की मुस्कुराहट से उलझन हो रही थी। नहीं, जवाबन उसी अंदाज में बोली थी। फिर उसके चेहरे पर फैले तासुरात देख के कहने लगी। अच्छा, नाराज़ न हो, करवानी तो नहीं सही, पर पैसे तो दे दें। पैसे? जब सफाई नहीं करवानी तो किस चीज़ के पैसे? उसे सामने वाले की हर गिज़ नॉर्मल ना लगा, सो बड़े रूट लहजे में दरियाफ्त किया गया था। आपका सहन धोया है? वो दुपट्टे को कोना उंगली में घुमाते हुए मुस्कुराकर बोली थी। मेरा सहन? अब की बार वो हैरान हुआ। जी, ये अपना बाहर वाला वेड़ा मैंने तो लश्का कर साफ़ किया है, बिल्कुल चमक गया है आपकी तरह। मैं यहाँ किराएदार हूँ, ये सहन मेरा नहीं। उसकी चिकनी चुपड़ी बातें बमाया उसके अंदाज से सख्त जहर लग रही थी। मीरब बाजी कह रही थी जो नीचे रहेगा सहन भी उसी का है। वो उसे मीरब नामे से आगाह कर रही थी और उसका मीटर घूम गया। सो बड़ी रुखाई से कहने लगा। तो फिर मुझसे पूछकर इसकी सफाई की थी, पैसे भी उनसे ही ले लो। और ये ऊपर वालों की बेटी तो सिर्फ पैसों की ही बात करती है, लालची।
लो जी, वो बड़ी शय हैं, 1 रुपया भी नहीं देंगी। उसे मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता देखकर वो बड़े राजदाना अंदाज में मीरब की आदत पर प्रचार कर रही थी। अच्छा अच्छा, बस दे रहा हूँ। वो उसे मजीद बहस में उकता गया था। सो आफियत पैसे देकर जान छुड़ाने में ही जानी थी और पैसे लेने अंदर चला गया था। ये लो। तकरीबन 2 मिनट बाद वो वापस आया और उसे पैसे पकड़ाए थे। ये क्या साहब, 200 रुपये तो दो। रानू बीबी ने बड़ा मुंह बनाया था। लेते हो तो लो और अब जाओ यहाँ से। और सुनो, आइंदा ये पोर्श, मेरा मतलब सहन धोने या साफ़ करने की कोई हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। उसने 100 पकड़ाया, हुक्म जारी किया और जान छुड़ाने की सही की थी। तो यूँ गंदा ही रहने दूँ? बड़ी मासूमियत से गोया हुई थी। हाँ, वो कदर ज़ोर से चिल्लाया था। मगर जी, इससे पहले कि वो मज़ीद गोया अफशानी करती, वो दरवाज़ा बंद कर गया था। वॉशरूम के नल में पानी नहीं आ रहा था। उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो गया। मेन डोर खोलकर वो बाहर आया तो गेट के करीब मिस्टर शाहरुख खान को बर्फ़ का गोला खाते हुए देखा था। सुनो, ये वॉशरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा? बामुश्किल खुद को कंट्रोल रखते हुए वो अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखता पूछ रहा था। बच्चे ने गोला ज़बान से रगड़ते हुए ऊपर से नीचे तक देखा, मगर बोला कुछ नहीं। यूँ घूर क्यों रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसे घूरता पाकर वो सवाली निशान बना था। अंकल, आप पाकिस्तान के किस शहर से आए हैं? उसके चेहरे पर फैले गज़बनाक तासुरात इग्नोर करता वो गोला चूसता अपनी धुन में पूछ रहा था। क्या मतलब? उसने पूछे गए सवाल पर हैरान था। कहीं से मेरे बारे में मालूम तो नहीं हो गया? उसने खुद कलामी की थी। मतलब ये कि पाकिस्तान के अहम मसाइल में पानी का फिकदारान और लोगों की पानी तक नामुमकिन रसाई अहम तरीन मसला है। उसकी बातें वो खाक समझता, जिसने अपनी 24 साल की ज़िंदगी में ऐसे मसाइल सिर्फ सुने ही हों, उनसे हम किनार होना तो दूर की बात हो। अब मैं इस मसले का हल कैसे निकालूं? इतना सिंपल है, यहाँ से 200 गज़ के फासले पर नहर है, वहाँ जाकर नहाएं, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। गोला चूसते हुए अजीम मशवरे से नवाजा गया था। व्हाट? उसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी। अगर मशवरा पसंद नहीं आया तो पानी आने का इंतज़ार कीजिए। वो बदस्तूर गोला चूसते हुए बाहर निकलकर भाग गया था। दांत पीसता वो अंदर चला गया। ये इंतहाई दर्जे की बदतमीज़ी है। वो यहाँ किराया देकर रह रहा है और ऐसा सलूक? गुस्से में बड़बड़ाता वो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक मार्च करता तिल मिलाता रहा था। जितने शरीफ वकार साहब थे, उतने घटिया ये दोनों बहन भाई थे। बात कुछ भी न थी, हमेशा की तरह पानी बंद था। उसे वकार साहब दिखाई दिए। उसने उनसे पानी की अदम दस्तियाबी के बारे में इस्तफसार किया। बड़ी हैरत से उनकी आंखें फैली थीं। तुम मोटर ऑन कर लेते? बड़ा मासूम अंदाज लिए वो बोले थे। कौन सी मोटर? अब हैरत का झटका उसे लगा था। यहाँ मोटर के बगैर पानी नहीं आता। मैं तुम्हें स्विच दिखा देता हूँ, जब पानी ना आए तो इसे ऑन कर लेना। वो उसे ऊपर के पोर्शन की जानिब जाती सीढ़ियों के नीचे मौजूद स्विच बोर्ड दिखाते बोले। फिर उन्होंने बटन ऑन किया और एक शोर चारों ओर गूंज उठा। उसे ये शोर नागवार गुजरा, लेकिन कम अज़ कम उसके बदले पानी की फराहमती तो मुमकिन थी। उनका शुक्रिया अदा करता वो वापस आकर वॉशरूम में नहाने लगा। फिर अभी वो शावर ही ले रहा था, एकदम से पानी बंद हो गया। पानी और मोटर के बंद होने पर उसने खिड़की की जानिब किसी जीरो की मौजूदगी महसूस की। वो तेज़ी से खिड़की की जानिब आया, जो ऊपर जाती सीढ़ियों के नीचे थी। अगरचे उसे कुछ दिखाई ना दिया तो तमाम लिहाज एक तरफ करता वो ज़ोर से चिल्लाया था। मिस्टर शाहरुख खान, मोटर ऑन करो। बंद क्यों की है? मोटर बिजली से चलती है और बिजली का बिल आता है और ये बिल हम अदा करते हैं। शाहरुख के बजाय जवाब मिस साहिबा की जानिब से वसूल हुआ था, और उसका इस्तेमाल भी सिर्फ तुम लोग ही कर सकते हो। वो शिद्दत जब्त से दांत पीसते हुए गोया हुआ। आप सही समझे हैं। वहाँ कमाल इत्मीनान से बेमुरवती मौजूद थी। उसका जी चाहा एक ज़ोर का झापड़ उसके मुंह पर दे मारे, मगर इस वक्त वो बड़ा बेबस था। सो खुद को काबू में रखता हुआ बड़े तहम्मुल से बोला था, ओके, पर इस वक्त तो इसे ऑन करो। क्यों? पहले इसके इस्तेमाल की अदायगी, फिर ये चलेगा। वो वहीं सीढ़ियों के करीब खड़ी थी। रुशैल हाथ बाथरूम की खिड़की की नुमा रोशनदान से उसकी थोड़ी बहुत झलक देख रहा था। हर वक्त पैसे, वो झंझलाता उठा। नहा तो लूँ, फिर ही दूंगा। मोटर भी अदायगी के बाद ही ऑन हो जाएगी। मिस, मैं शावर ले रहा हूँ, बाहर आकर पैसे दे दूंगा। वो उसकी हठधर्मी पर बुरी तरह से चढ़ गया था। ज़्यादा फालतू बात नहीं। उसका गुस्ताख अंदाज उसे मज़ीद सुलगा गया था। कैसे दूँ पैसे? क्या यूं ही? वो कदरे रुका, फिर गोया हुआ। ओके, आप कमरे में तशरीफ़ ले आए और बेड साइड पर पड़े वॉलेट में से निकाल लीजिए पैसे। उसे यूं ही ऑप्शन मुनासिब लगा था, सो लहजा मुतवाज़न रखते हुए बोला था, मैं क्यों अंदर आऊँ? आप बाहर तशरीफ़ ले आए। अरे भाई, अब के वो सटपटाई फिर कंधे उचकाती हुई वाज़े अल्फाज में इनकार कर गई थी। ये आप अंदर आ सकती हैं और ना मैं बाहर आ सकता हूँ। वो बेबसी से घुटी घुटी आवाज़ में गुर्राया था। ओके, दोनों में से जो दिल करे आप बता दीजिए, मैं रजामंद हूँ।
आपके मजीद बहस ख़त्म करके उसने हथियार डाल दिए थे। सर पर मौजूद शैम्पू को तौलियों से साफ करने लगा जब झट से पानी आना शुरू हो गया। सर शुक्र करता है, एक तवील सांस भरकर उसने उसको सलावतें सुनाई थी। सुबह से ये बादलों ने अंधेरा मचाया हुआ था। आसमान पर धमाके तो यूं हो रहे थे जैसे कई तोपें एक साथ चल रही हों। तेज तेज हवाओं का शोर, आंधी ने सारी सड़कों का कचरा पोर्च में लाकर फेंका था। शॉपर, कागज, पत्ते और रंग बिरंगी धज्जियाँ। शाम ढले बारिश शुरू हो गई थी, फिर चीज़ें ढल कर साफ और निखर गई थीं। रूशेल ने खिड़की से बारिश का जोरदार शावर देखा था, फिर किचन का रुख किया। सर्दियों की इस बारिश ने मज़ीद सर्दी बढ़ा दी थी। नरम ठंडे खुशगवार मौसम को वो कॉफ़ी पीकर एंजॉय करना चाहता था। उसने किचन की खिड़की खोल दी। तेज़ फुआरा सर करती अंदर आने लगा था। दूर से नमाज ईशा की आवाज़ तेज़ बारिश में कभी धीमी और कभी ऊंची सुनाई देती माहौल में कतरे अड़ताश सा पैदा कर रही थी। कॉफ़ी फेंट कर उसने केटल में दूध गर्म किया और कप डालकर वो कमरे में ले आया था। कॉफ़ी पीने के साथ साथ वो कमरे में ही वॉक करने लगा। बारिश कदरे थमी थी तो शाहरुख और बाबा मस्जिद में ईशा की नमाज़ पढ़ने चले गए थे। अपना काम ख़त्म करके वो लॉन्च में बैठी बाबा और शाहरुख का इंतज़ार करने लगी थी। सर्दियों की गहरी होती रात, दूर दूर तक फैली खामोशी उसे उदास कर गई थी। बारिश एक बार फिर ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी थी। दूर बड़े ज़ोर से बिजली कड़की और साथ ही लाइट चली गई। अंधेरे और तन्हाई से वैसे ही उसे जान जाती थी। चमकती बिजली, गरजते बादल, ऊपर से चारों ओर अंधेरा। वो एकदम से घबरा गई। साई साई करते सन्नाटे को चीरती आवाज़ें। एक ज़ोरदार चीख के साथ वो उठ खड़ी हुई। आंखें बंद किए वो चीखने लगी, मिस क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? अपने करीब आवाज़ पर उसने आंखें खोल दी और अगले पल ही उसने अपनी आंखें खोलने पर अफसोस होने लगा था। मोबाइल के टॉर्च हाथ में लिए रूशेल सामने खड़ा उसे हैरत से चीखते देख रहा था, जो होले होले लरज़ रही थी। आप चीख क्यों रही हैं? रूशेल ने पूछने पर उसने एतराफ़ में देखा था। बाहर सुनाई देता तूफान का शोर और कमरे में फैला अंधेरा बदस्तूर मौजूद था। मेरा ख्याल है आप डर गई हैं। रूशेल के मुस्कुराने पर उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो अभी तक काँप रही थी। आप इतनी डरपोक हैं कि अंधेरा और बादल गरजने से डर गईं? रूशेल का मजाक उड़ाता अंदाज उसे सख्त बुरा लगा था। वो बेसाख्ता ही होठ भींच कर रह गई। तभी बाबा और शाहरुख अंदर आते दिखाई दिए। वो भागकर उनके सीने से जा लगी। वो हाँकने लगी थी, उसे कैसे पता कि मैं अमीर आदमी हूँ? वो मजीद कोई कहानी स्क्रिप्ट करता। रूशेल उसे टोकते हुए उसके कयास करने लगा था। भाई, आपके चाल ढाल, रंग रूप, आपके मिजाज, नखरे, सभी अंदाज कहते हैं कि आप एक अमीर बिजनेसमैन की इकलौती औलाद हैं। वो ठहर ठहर कर बोलता हुआ उसे छेड़ने लगा था। आज़म, स्टॉप इट। उसे ये मजाक हरगिज़ अच्छा नहीं लगा था। मेरे पास इतने फजूल का टाइम नहीं है अपने ही लैंडलॉर्ड की बेटी की और उसकी हरकतें डिस्कस करता फिरूं, ओके? दो टूक अंदाज में बड़ा वजाहती जवाब दिया था। इस पल वो इतना रूड हो गया था कि आज़म ने चुप कर जाने में ही आफत जानी थी। रोश, तुम ही जिद छोड़ दो। थक हार कर ममा की ममता ने ही उससे राब्ता कर डाला और अब वो उसे घर वापस के लिए मना रही थी। नो मॉम, वो बिला का ज़िद्दी साबित हो रहा था। तुम्हारे पापा इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वो उसकी ज़िद छोड़कर मजबूर कर रही थी और वो पीछे हटेगा नहीं, वो सोच चुका था। मॉम, मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना, मैं जानती हूँ और तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम भी करती हूँ। तो तुम हमारे एक ही बेटे हो, ये सब कौन लुक आफ्टर करेगा? तुम्हारे पापा की हेल्थ भी अब इतनी अच्छी नहीं रही है। मामा ने एक इमोशनल वार किया था। ये इकलौता होना जुर्म बन गया है। वो मामा के जज्बातीपन पर बड़ी बेजारी से बोला था। ऐसे नहीं कहते। वो बेइख्तियार तड़प उठी थी। मैं सुबह अरबाज के हाथ पैसे भिजवा दूंगी, अपना ख्याल रखना मेरी जान। बिला आखिर उनकी ममता ने हार मान ली थी। इतने दिन घर से दूर, ना जाने वो किन हालात में रह रहा होगा। शहजादों की तरह उसे पाला था उन्होंने। जब मामा की बातें दिल को लगीं तो फिर घर वापस आ जाना। अपनी बात मुकम्मल करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। उसने हाथ में पकड़े मोबाइल को घूरा और दिल ही दिल में पापा की तस्वीर से मुखातिब हुआ। सॉरी पापा, इस बार मान जाएं, फिर कभी तंग नहीं करूँगा। मामा ने पैसे भिजवा दिए थे और वो अंकल वकार को उनका किराया देने ऊपर आया था। हल्के से दरवाजे को लॉक करके वो उन्हें आने वाले का इंतज़ार करने लगा। कौन? अंदर से उभरती आवाज़ उसे बदमज़ा कर गई थी। रूशेल नाचार बड़े आराम से जवाब दिया था। प्रिंस ऑफ ड्रीमलैंड। जवाबन उसने मीरब को कहते हुए सुना था। मोहतरमा, मुझे वकार अंकल से मिलना है। वो उसके मुंह हरगिज़ नहीं लगना चाहता था। अंकल, यहाँ तो कोई अंकल नहीं रहते, वो गालिबन नीचे रहते हैं। ये दोनों बहन भाई उसे आला दर्जे के बदतमीज़ लगने लगे थे। ना जाने खुद को क्या समझते हैं, बिला वजह के चीप मजाक
ऊट पटांग हरकतें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थीं। वो जितना भी फॉर्मल रहता वो उतना ही सर पर सवार नजर आ रहे थे। झट से दरवाज़ा खोल दिया गया था। सामने ही मोहतरमा लड़ने मरने के अंदाज में रुख रोशन लिए खड़ी थीं। अब आप एक नए बहाने के साथ आए होंगे। आपके पास पैसे नहीं, 2 माह तक किराया अदा कर देंगे, वगैरह वगैरह। बात तो सुन लीजिए। उसे नॉन स्टॉप कमेंट्री करते देखकर वो आहिस्ते से बोला था, सुनाइए। बड़ा लगावट भरा अंदाज़ा था। सुनाना नहीं, किराए के पैसे वकार साहब को देने हैं। अपनी ही बात की दुरुस्तगी की और सपाट लहजे में बोला था, पूरे हैं? उसने सवालिया निगाहों से रुशैल को देखा था। अगर पढ़ी लिखी हैं तो गिन लीजिए। अब की बार वो तंज के नशा चलाने से खुद को रोक नहीं पाया था। आराम से बात करो तो भी मोहतरमा का दिमाग ठिकाने नहीं। अगर से क्या मतलब है? मैं इस मुल्क की पढ़ी लिखी मुअज़्ज़िज़ शहरी हूँ। आंखें फैलाए वो तब कर बड़बड़ाई और फिर सलावतें शुरू हुई थीं तो वो पलट कर सीढ़ी उतर गया था। आग लगाना मकसद था जो लग चुकी थी, अब जलना मोहतरमा का नसीब था। वो अपनी इस घर में लगी बंदी डल रूटीन में बुरी तरह आजिज़ आ गया था। सो खुद को फ्रेश करने के लिए आज़म के साथ वो क्लब तक खाना खाने चला गया। 11 बजे के करीब उनकी वापसी हुई। वो गाड़ी से निकलकर आज़म की साइड पर आया था। सो उतने सारे दिनों में से क्या सीखा? रुशैल ने खिड़की से झांका तो आज़म पूछने लगा था। ओफ, एक अजियतनाक तकलीफ़। वो तकलीफ़ से बड़बड़ाया था। जन्नत से दोज़ख तक का सफ़र, एक तवील ठंडा गहरा सांस भरता वो गोया हुआ था। किसी ने खूब कहा है, होम स्वीट होम। आंखें मूंदे उसने अपने घर का पुरसुकून माहौल महसूस किया था। तभी गेट खोलकर मीरा बाहर आई और बिना उन्हें देखे मेन सड़क की जानिब हो ली थी। ये इस वक्त कहाँ जा रही थी? मुझे क्या मालूम, तुम्हें इनका पीए लगता? मैं क्या इनका पीए लगता हूँ? उसने लाइलमी से कंधे उचकाए थे, फिर कदरे गुस्से से आज़म को घूरा था। पूछ तो सही। आज़म ने उसे पूछने के लिए उकसाया था। सॉरी, मुझे कोई शौक़ नहीं है अपनी इज्जत करवाने का। उसने टकस सा इनकार कर दिया था। ओके, मैं पूछता हूँ। रात के इस पहर उसे यूँ अकेला जाना देखकर आज़म की हमदर्दाना रग फड़क कर उठी थी। एक्सक्यूज़ मी। आज़म ने उसके पीछे जाके कदरे बुलंद आवाज़ में उसे पुकारा था। आप इस वक्त इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? हिम्मत करके वो बड़े शराफत आमेज़ लहजे में पूछ रहा था। आपसे मतलब? मगर लिहाज वहाँ कहाँ था? एक काट खाने वाले अंदाज में बोली तो रुशैल बामुश्किल मुस्कुराहट जब्त करते हुए दिल में आज़म से कहने लगा, शाबाश आज़म, तैयार रह जाते जूते खाने के लिए। नहीं, मेरा मतलब आपको कोई हेल्प? उसने हिम्मत न हारी थी और उसे मुतवज्जा करने में की वजह से बयान की गई थी। मेरे बाबा शाम से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वहीं जा रही हूँ। अब आप मुतमईन हो तो जाऊँ? थोड़ी तमीज़ और शराफत का मुजाहरा हो, फिर एकदम अपने पुराने अंदाज में वापस आई। वो आज़म से कह रही थी। आज़म और रुशैल दोनों चौके थे। अंकल और हॉस्पिटल में? मीरब की बात सुनकर वो बेसाख्ता उन दोनों के करीब चलाया था। खैरियत, क्या हुआ उन्हें? मीरब ने बारी बारी निगाह दोनों पर डाली, फिर आहिस्तेगी से सिर्फ इतना ही बोली थी, हार्ट अटैक। मिस, आप बुरा ना माने तो हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। आज़म बोला तो रुशैल ने आज़म की हिम्मत को सलाम किया। हम अंकल को भी मिल लेंगे। उसकी खामोशी की परवाह किए मज़ीद आगे बढ़ा था। आपका जब जी चाहे जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। उसने हाथ में बंदी घड़ी पर निगाह डाली और मुड़ गई थी। प्लीज़ सिस्टर, रात काफ़ी हो गई है। हम वैसे काफ़ी शरीफ शहरी हैं, आप हम पर भरोसा कर सकती हैं। आज़म हिम्मत हारने वालों में से नहीं था, जबकि रुशैल खामोश खड़ा इसरार और इनकार का मजाकरा सीन देख रहा था। आए। उसे सोच व विचार में उलझे देखकर वो बड़े महज़िब अंदाज में कार की जानिब मुड़ा तो नाचार मीरब ने कदमे उसके पीछे बढ़ा दिए थे। रुशैल ने कामयाब मजाकरात पर आज़म को दिल ही दिल में दाद दी थी। वो दोनों धीरे धीरे आपस में बातचीत करते रहे थे। तभी रुशैल की निगाह बैकव्यू मिरर पर उठी थी। ये हमसे डर रही है। आंखें बंद किए वो मुंह में कुछ पढ़ रही थी। आज़म के हॉस्पिटल का नाम पूछने पर वो चौंकी, फिर आंखें खोलकर उसने आज़म को एड्रेस बताया था। बेसाख्ता ही मीरब की निगाह मिरर में खुद पर मरकूज़ रुशैल की जानिब उठी थी तो उसने जल्दी से निगाहें चुराई और बाहर भागती इन इक्का दुक्का गाड़ियों को देखने लगी। अंकल की हालत काफ़ी सीरियस थी। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। रुशैल ने एक निगाह हाथ में बंदी घड़ी पर डाली और फिर आईसीयू कॉरिडोर का रिज में मौजूद बेंच पर बैठे शाहरुख और मीरब को देखा था। उसे इस वक्त उन्हें अकेले छोड़कर जाना मुनासिब न लगा। गर्दन मोड़कर उसने साथ खड़े आज़म से कहा, तुम घर जाओ, रात काफ़ी हो गई है। और तुम? मैं इनके पास ही रुकता हूँ। पैसे वगैरह तो नहीं चाहिए? नहीं, मेरे पास हैं। उसने नफ़ी में सर हिलाया था। इनके कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं हैं? इस वक्त उनकी हालत ऐसी नहीं है, सुबह तक इंतज़ार करना होगा। ओके, टेक केयर। आज़म से बाय बाय कहता हुआ वहाँ से चल दिया था और वो धीरे से कदम उठाता हुआ कॉरिडोर के कॉर्नर में मौजूद एक खाली बेंच पर आ बैठा। निगाहें उठा कर चारों ओर देखा
तो हॉस्पिटल के हालात ज़रा अपने सरकारी होने का चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे। रात के इस पहर भी मरीजों से ज़्यादा मक्खियों और मच्छरों का राज नज़र आया था। ये थी हकीकी ज़िंदगी की एक शक्ल, पर पुरअसर ज़िंदगी में उसके आसपास इन जगहों को देखने का वक्त ही कब था। उसे मुल्क के ज़्यादातर बदकिस्मत लोग ऐसे ही अस्पतालों में अपनी डूबती ज़िंदगी को बचाने के लिए आते हैं। बेसाख्ता उसे अपने और उनके लाइफ स्टाइल का फ़र्क वाज़ा नज़र आया था। सॉरी पापा, मैंने आपका दिल दुखाया। तभी नर्स आईसीयू से बाहर आकर वक़ार साहब के रिश्तेदारों को मुतवज्जा करने के लिए ज़ोर ज़ोर से उनका नाम पुकारने लगी थी। बेइख्तियार उठता वो मीरब और शाहरुख के बराबर आ खड़ा हुआ। ये मेडिसिन ला दें। उसने उनके सामने दवाई वाली पर्ची बढ़ाई तो हाथ बढ़ाकर मीरब से पहले रुशैल ने हाथ थाम ली थी और बिना कुछ बोले वो मेडिसिन लेने चल दिया था। अंकल की तबीयत सुबह संभली तो वो घर आ गया। थकन से निढाल वो बिस्तर पर लेटते ही नींद की वादी में गुम हो गया था। करीबन 12:30 बजे उसकी आंख खुली तो पहला ख्याल उसे वक़ार अंकल का ही आया। वो तेज़ी से उठ बैठा और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगा। रास्ते से सैंडविच और जूस के 2 पैकेट लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचा था। आईसीयू की दीवार के साथ शाहरुख और मीरब को खड़े पाया। वो उनके नज़दीक चला आया। दोनों ने सर उठाकर आने वाले को देखा। फिर मीरब ने निगाहें बाएं जानिब मोड़ ली, जबकि शाहरुख के खुद पर मरकूज़ निगाहें देखकर वो अंकल की तबीयत के बारे में कयास करने लगा। वो दोनों ही उसे बड़े उदास और खामोश महसूस हो रहे थे। इस पल वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे थे उसे अंदाज़ा था, अगर वो उनका गम ना तो कम कर सकता था और ना ही ख़त्म कर सकता था, मगर शेयर करने की सही उसने ज़रूर की थी, इंसानियत के नाते। जबकि उनके दरमियान सिर्फ कुछ दिनों की शनासाई ही तो थी। आप दोनों कुछ खा लीजिए, अंकल की केयर के लिए आप में एनर्जी होना ज़रूरी है। वो पैकेट शाहरुख को थमाते हुए अंकल को देखने चला गया था। मशीनों के ज़रिए सर अंकल गहरी गुनूदगी में थे। काफ़ी देर वो वहीं खड़ा रहा, फिर बेड साइड पर मौजूद रिपोर्ट्स उठाकर पढ़ने लगा। बाईपास, डॉक्टर्स ने बाईपास तजवीज़ किया था, वो भी बिना ताख़ीर के। फ़ाइल वापस रखकर वो बाहर आया तो उन दोनों से कहने लगा, आज रात आप दोनों घर चले जाइए, मैं अंकल के पास ठहर जाऊंगा। नहीं रुशैल भाई, हम ठीक हैं और थके तो बिल्कुल भी नहीं हैं। वो खुद को फ्रेश जाहिर करने की कोशिश करने लगा तो रुशैल खामोश हो गया। उसे इतना इसरार करना भी अच्छा न लग रहा था। उनसे जान पहचान तो दिन ही कितने हुए थे। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दाखिल हुआ तो मीरब उसे डॉक्टर के पास खड़े दिखाई दी। निगाहें दौड़ाकर उसने शाहरुख को ढूंढना चाहा, मगर वो उसे कहीं नज़र नहीं आया। बीबी, ज़्यादा इंतज़ार इनके लिए मुनासिब नहीं है। तकरीबन आधा खर्चा हॉस्पिटल दे रहा है, आधा आप अदा कर दीजिए। इससे ज़्यादा हॉस्पिटल का बजट नहीं होता है। अपनी बात मुकम्मल करके डॉक्टर साहब चल दिए। नाचारस्त कदमों से वो वहाँ से हटने लगी। बेइख्तियार ही वो पुकार उठा, मिस, कितने पैसे चाहिए? उसके मतवज्जा होते ही वो बड़े मुअज़्ज़िब अंदाज में पूछने लगा। मीरब ने थकन से बोझल आंखें उठाकर लम्हा भर को उसे देखा। वो किन हालातों से गुजर रही है उसे बताना हरगिज़ मंजूर ना था। सुने, मैं ऑलरेडी काफ़ी अपसेट हूँ, मुझे मज़ीद परेशान मत कीजिए। किसका गुस्सा किस पर निकाल रहा था? परेशान वो अपने बेबस होने और हालात पर थी और निशाना वो बेचारा बन गया। व्हाट? मैं आपको क्यों परेशान करूँगा? अब के उसके दिमागी हालत हरगिज़ सही ना लगी थी। मीरब को उसकी आवाज़ में गुस्सा, खफगी और न जाने क्या क्या महसूस हुआ था, मगर आदत से मजबूर वो अपनी हठधर्मी पर कायम थी। हम आपके खुलूस की कदर और बाकायदगी से हॉस्पिटल आमद पर दिल से मशकूर हैं। आप उसकी ज़रूरत नहीं है। जो आप इतनी बड़ी बड़ी लफ्ज़ी जुमले बोल रही हैं ना, इनके मायने भी मालूम नहीं है आपको। कदर करती हैं आप खुलूस की। नुखूद से वो उसे घूरता हुआ मुड़कर चला गया था। मीरब की निगाहों ने ना चाहते हुए भी दूर तक उसका ताक़ुब किया था। ये इतनी रकम तुम्हें क्यों चाहिए? उसने मामा से पैसों का तकाजा किया था। इतनी रकम मामा के लिए देना नामुमकिन था, मगर ये एकदम यूँ मांगना उन्हें हैरान कर रहा था। मुझे ज़रूरत है, वो आहिस्तगी से बोला। रोश, तुम ठीक तो हो मेरी जान? मामा को नहीं बताओगे? अब वो उसकी आवाज़ में अफसरदगी महसूस करती परेशान होने लगी थी। मॉम, मैं ठीक हूँ, मेरे दोस्त को चाहिए। उनकी बेकरारी पर वो तेज़ी से वजाहत देने लगा था। तुम्हारे फ्रेंड को? वो फिर चौंकी थी। उसके सारे फ्रेंड उसकी तरह ही वेल ऑफ और अमीर वालिदैन की औलादें हैं। जब ही उनके हाथ से अहमद से फ़ोन थाम लिया था। अपनी ज़िद छोड़ दो और घर आ जाओ, जितने पैसे चाहोगे दूंगा। वो बज़ाहिर बड़े नरम लहजे में बोल रहे थे। जवाबन उसने खामोशी में ही आफियत जानी। कई सानिये दोनों जानिब खामोशी छाई रही। गालिबन दोनों ने एक दूसरे के कितने दिनों बाद मौजूदगी महसूस की थी। फिर उसने पापा को कहते सुना, जितनी रकम चाहिए अरबाज को कहकर भिजवा दो। वो उनका बेटा था। अगर इस पल वो अपनी ज़िद में उसकी फरमाइश पूरी ना करते तो कौन करता? भले से वो नाराज़ हो। जी? हैरत में डूबी मामा की आवाज़ उभरी और हैरानगी तो उसे भी हुई थी। मामा ने पैसे सुबह भिजवाने के लिए कहा था।
धीरे से खुदा हाफिज़ कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अगले ही दिन उसने बाईपास के लिए दरकार तमाम रकम हॉस्पिटल में जमा करवा दी और रसीद शाहरुख को थमा दी तो वो हैरत ज़दा सा उसे देखे गया था। अभी नहीं, अंकल खैरियत से ठीक होकर घर आ जाएं, फिर इस मामले पर बात करेंगे। उसके वाह होते लब देखते वो तेज़ी से कहा। शाहरुख का कंधा थपथपाता हुआ हल्के से मुस्कुराया था और दूर खड़ी मीरब को उसके मशकूक किरदार होने पर कोई शुबा बाकी नहीं रहा था। एक हफ्ते बाद अंकल खैरियत से घर वापस आ चुके थे। शीशे में खुद पर एक तायराना निगाह डालता हुआ वो ऊपर अंकल से मिलने चला आया था। उसने धीरे से दरवाज़ा नॉक किया। 1 मिनट रुककर किसी ने आने का इंतज़ार किया। वहाँ से कोई रिस्पांस न मिला तो हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही मोहतरमा खड़ी दिखाई दी। हेलो। जवाबन वहाँ से सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किया गया था और उसके लिए इतना ही काफ़ी था। अंकल, उसने सवाली अंदाज में देखते हुए पूछा और अब की बार जवाब हाथ के इशारे से दिया गया था। वो अंदर कमरे में चला आया। उसे देखकर वकार साहब खुशी से खेल उठे थे। तुमने हमारी बहुत मदद की है। बड़ा ममूनियत भरा लहजा था और उसने उनका मशकूर व ममूनियत अंदाज अच्छा नहीं लगा था। सो बेइख्तियार ही उन्हें टोक गया। अरे नहीं अंकल, आप ऐसा मत कहिए। कुछ दिन आराम कर लो, फिर तुम्हारा कर्ज तुम्हें ज़रूर लौटा दूंगा। आप इसके लिए परेशान मत हो। उसने ये पैसे वापसी के लिए तो ना दिए थे, बस इंसानियत के नाते वो उनकी मदद कर रहा था। वो अल्लाह का शुक्रगुजार था कि उसने इसे काबिल बनाया है कि वो किसी के काम आ सका। अभी वो दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी कि दरवाज़ा खुल गया। उसका हाथ हवा में ही लहरा गया था। उसने जल्दी से हाथ नीचे कर लिया था। जी फरमाइए। रुशैल ने हैरान नज़रों से उसे देख रहा था। वो भाई जी। उसके मुंह से बेसाख्ता भाई निकल गया था, जबकि वो कहना कुछ और ही चाह रही थी। मैं आपका भाई नहीं हूँ, अब फरमाइए, वो संजीदगी से कह रहा था। दूसरे मायनों में बको जो बकना है, वो मेरा मतलब था। वो बेहद घबरा गई थी। बात तो अभी आपने की ही नहीं है और मतलब पहले समझाने बैठ गई हैं। अंकल की बीमारी के बाद उसका शाहरुख से काफ़ी दोस्ती हो गई थी, मगर मीरब से ताल्लुकात उसी रोश पर कायम थे। मैं आपसे ये कहने आई थी कि अब किस चीज़ के पैसे अदा करूं? वो फिर उसकी बात काट गया था। कमबख्त बात तो पहले ही पूरी सुन लो। वो दिल में उससे मुखातिब हुई थी। हमारी इतनी बड़ी मदद का शुक्रिया, और मगर इतनी बड़ी रकम आपके पास कहाँ से आई? वो जल्दी से कह गई। मुबादा वो फिर कुछ बोल उठे। कई दिनों के दिमाग में ऊर्धम मचाता हुआ सवाल भी साथ कर डाला था। वो आईसी देखे मोहतरमा, उसने सीटी के अंदाज में होठ सुगेड़े थे। मेरे पास देखने दिखाने का टाइम नहीं है। अब के वो उस बात काट गई थी और जल्दी से अपने पुराने अंदाज में आ गई थी। ओके, शुक्रिया वगैरह रहने दीजिए, और रहा जवाब दूसरे सवाल का तो अपने काम से काम रखें। उसने उठा से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मीरब ने घूर कर बंद दरवाजे को देखा। मशकूक आदमी, वो झट से बड़बड़ाई थी। दरवाजे की दूसरी जानिब रुशैल ने मीरब के अल्फाज बाखूबी सुने थे और बेख्तियारी मुस्कुरा उठा था। बिला आखिर वो उसे जिज कर गया था। रात भर होने वाली बारिश ने उसे इलाके में आफत सी मचा दी थी। सड़कों पर घुटनों तक खड़ा पानी, और जहां पानी ना था वहां कीचड़। आजम से उसने गाड़ी गली के कोने पर ही रोकने के लिए कहा था। गली के हालात काफ़ी ख़राब थी और उसे मजबूरन यहाँ उतरना पड़ा था। उसे बाय बाय करता हुआ वो खुद को कीचड़ से होने वाली फिसलन से बचाता धीरे धीरे चलने लगा। जब निगाह दूसरी जानिब मीरा पर पड़ी, वो अपने ही धुन में चली जा रही थी। आजकल वैन आना बंद हो गई थी। शायद वो स्कूल खुद ही चली जाती थी। मोहतरमा उस्ताद के ओहदे पर फाइज थी। रुशैल ने 1-2 बार सरसरी अंदाज में देखा। अच्छी खासी कॉपियों की तादाद हाथ में थामे वो इर्द गिर्द से बेनियाज चल रही थी। गेट के करीब आकर वो दोनों रुके। मीरब ने चौंक कर अपने दाएं तरफ देखा। वो उसी से बेनियाज गेट को देख रहा था। मीरब आगे बढ़कर गेट के बिल्कुल नज़दीक खड़ी हुई। फिर गेट और प्लेयर के दरमियान मौजूद जगह से बाजू अंदर डालकर लॉक खोलने की कोशिश करने लगी थी। वो खामोशी से खड़ा उसकी हरकत सकानत मुलाहिजा करता रहा था। वो गेट खोलने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। शायद ये हमेशा गेट ऐसे ही खोलती है, उसने सोचा था। आउच! जब ही एक हल्की सी चीख आवाज़ के साथ उसने अपना हाथ वापस खींच लिया था। उसके हाथ के साथ दूसरी जानिब क्या हुआ होगा, यकीनन वो बेखबर था, मगर उसके चेहरे पर फैली कोफ्त वह बेजारी उसे मज़ा दे गई थी। वो हुनूस खड़ा मुस्कुराता रहा। मीरब ने हाथ से गिरती पड़ती कॉपियों को मजबूती से थामा था। मैं कोशिश करूं? बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में वो पूछ रहा था। धीरे से बिना देखे वो साइड पर हट गई थी। जेब से चाबी निकालकर रुशैल ने लॉक खोल दिया था।
लेडीज़ फर्स्ट के फॉर्मूले के तहत वो खुद साइड पर हुआ, फिर उसे पहले अंदर जाने का इशारा किया गया था। अंदर दाखिल होकर मीरब ने गर्दन घुमाकर गेट के अंदरूनी साइड लॉक के करीब नज़र डाली तो कुछ ही फासले पर मौजूद चीज़ देखकर उसने बेइख्तियारी झिझली दी। यही उसके हाथ से टकराई होगी। रुशैल ने उसकी निगाहों का ताक़ुब किया, फिर उससे टकराने वाली चीज़ पर निगाह पड़ते ही बेसाख्ता मुस्कुरा उठा और ख़ुद को कहने से रोक ना पाया, आप छिपकली से भी डरती हैं? बड़ी मासूमियत से वो पूछ रहा था। मीरब ने उसका चेहरा देखकर और उसके लफ्ज़ पर गौर करने लगी। ये भी क्या मुराद है, उसने सोचा, और फिर झट से उस अंधेरी रात का मंजर याद आ गया था। आपसे मतलब? उसने घूरकर जवाबन नफ़ी में सर हिलाया और बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोक पाया था। और पैसे तो नहीं चाहिए? मामा उससे फ़ोन पर मज़ीद रकम तो दरकार नहीं है के बारे में कयास कर रही थी। नो मॉम, ये मैं नहीं, तुम्हारे पापा पूछ रहे थे। मामा ने उसे चौंकाया तो वो मुस्कुरा उठा था। पापा का ये अंदाज़ उसे बेहद भा गया था। उनसे कह दीजिएगा घर आकर बताऊंगा। एकदम वो हर चीज़ से बेजार हो गया और उनसे वापस जाने का फ़ैसला कर डाला था। क्या कहा तुमने? इधर मामा की खुशी काबिले दीद थी। मैं घर वापस आ रहा हूँ मॉम, आप दोनों मेरी जन्नत हैं। फ़ोन बंद करके उसने उन दोनों के तसव्वुर से इजहार मोहब्बत किया था। पापा ने उसे बेजा जिद से नहीं बल्कि प्यार से अपनी बात मनवा ली थी। वो मामा को अपनी वापसी से आगाह कर चुका था, सो अपने अंदर फैले इत्मीनान को महसूस करता सो गया। बस आज की रात वो अपने घर अपने बेडरूम में होगा। उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। उसने रिसीव करने से पहले वक्त देखा, 2 बज रहे थे। स्क्रीन पर चमकता नंबर पापा का था। उसने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया। रुशलू, वो रो रहे थे। वो तेज़ी से उठ बैठा। रामिन इज़ नो मोर, बिना किसी तहमीद के वो बोले थे। पापा? उसके लब फड़फड़ाए थे। वो क्या बोल रहे थे उसे कुछ समझ नहीं आया। रामीन, उसकी बहन, मर चुकी थी? मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। वो अब कदरे अपने आप को संभाल चुके थे। रामीन का लंदन में एक्सीडेंट हो गया है। वो धीरे धीरे उसे बताने लगे और उसके हवास गुम होते जा रहे थे। कितने पल सख्ते की हालत में वो यूं ही बैठा रहा। सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। बाहर बजता गाड़ी का हॉर्न उसे होशो हवास में वापस ले आया था। वो तेज़ी से बिस्तर से उठा। वॉलेट में मौजूद तमाम पैसे साइड शेल्फ पर रखते हुए कांपते हाथों से शुक्रिया की चंद हुर्फ अंकल के नाम लिखता वहाँ से चला आया। रामीन की मौत से मामा पापा को निढाल कर दिया था। वसी अरीज, फैला बिजनेस, रामीन के बच्चे और जाने क्या क्या जिम्मेदारियाँ उस पर आन पड़ी थी। खुद को संभालता वो इतना बिजी हो गया कि उसे वो 3 माह और वहाँ के मकीन याद ही ना रहे और मसरूफियत में वो सब कुछ भूलता चला गया। नहीं भूला तो कुछ भी नहीं। एक नज़र, सिर्फ एक नज़र में वो उसे पहचान गया था। वो शनासा सा चेहरा, उसके यूं भी कभी मुलाकात होगी। वो अजनबी सपाट वजूद, एक बेनाम सी उलझन थी, एक बेनाम सा एहसास था, ना समझ में आने वाला जज्बा उसकी ज़िंदगी में आकर ठहर गया था। उसे खुद पर हैरत हुई। वो उसे याद थी हूबहू। उसका बर्फ सा सपाट चेहरा, अंदाज व इतवार, गहरी डरी सहमी, आंसुओं से भरी घूरती आंखें और वो सब मुलाकातें जो उनके दरमियान हुई थी, वो हरगिज़ खुशगवार न थी मगर उसे याद थी। अगर वो कहे वो उसके जहन में मुख्याल भी थी तो अब क्यों वो मुसलसल उसके बारे में ही सोच चला जा रहा था। मोबाइल पर उसका नंबर डायल करता हाथ बेइख्तियार रुक गया। मीरब वकार उसकी याददाश्त में इस हद तक महफूज थी कि 5 बरसों में उसे कभी ख्याल ना गुजरा था। इस पल वो अजीब कैफियत का शिकार हो रहा था। वो गेट के करीब आकर रुकी। चौकीदार ने उसे देखते ही गेट वां कर दिया था। बच्चे लॉन में थे। उसे बाहर ही उनके खेलने कूदने की आवाज़ें बखूबी सुनाई दे रही थी। अंदर कदम रखते ही निगाह पोर्च में खड़ी सफ़ेद कार पर पड़ी। उसका हल्क तक कड़वा हो गया था। आज़र साहब के घर पर मौजूदगी उसे बदमज़ा कर गई थी। उसने दाएं जानिब खेल में मगन बच्चों को देखा और फिर नज़रें हटाना भूल गई। ये क्यों बार बार टकरा जाता है? जब इसे ढूंढा तब तो मिला नहीं और अब यूं ही हर जगह नज़र आने लगा है। हर जगह? ये उसकी सोच ने सरासर मुबालगा आराई की इंतहा कर दी थी। 5 सालों बाद वो उसे दूसरी बार टकराया था, इंटरव्यू वाले दिन, और अब यहाँ आज़र साहब के घर, जहाँ वो पिछले 4 माह से ट्यूशन पढ़ा रही थी। हेलो मिस, अरहम उसे देखकर दूर से चिल्लाया और फिर उसकी जानिब चला आया था। अरकम और वो भी उसे देख चुके थे और अब उसकी तरफ ही आते दिखाई दिए थे। मिस, ये हमारे मामू हैं। अरहम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी मिस से मुतारिफ़ करवाया था। हेलो, बड़ी सरसरी सी निगाह डालते वो धीरे से बोली थी। अब पढ़ाई करने चलें? वो बच्चों को देखती उन्हीं से मुखातिब थी। रुशैल को उसके लहजे और अंदाज में गहरी अजनबियत सी महसूस हुई। वैसे उसमें हैरत क्या थी, वो अजनबी तो थे हमेशा से एक दूसरे के लिए। ओके बच्चों, अब मैं भी चलूँगा, आपके नाना नानू मेरा वेट कर रहे होंगे। वो भी उसे इग्नोर करता हुआ दोनों के गालों को चूमता
अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा तो वो बच्चे समेत अंदर चली आई थी। पिछले 10 मिनट से वो बच्चों का वेट कर रही थी। उसने एक निगाह हाथ में बंधी घड़ी पर डाली जब भी दरवाज़ा खुलकर आज़र साहब कमरे में दाखिल हुए थे। सॉरी, आपको इंतज़ार की ज़हमत उठानी पड़ी। वो बड़ी ही खुश अखलाकी बरतते हुए मुस्कुरा रहे थे। बच्चे, उसने सवाले निगाहों से देखा था। मीरब को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा इत्तलाफ़ात शो करने पर बेहद उलझन और खौफ महसूस होता था। उनके घर में गैर मौजूदगी ही उसे सुकून बख्शती थी। सो झट से उसने पूछा था, बच्चे? हाँ हाँ, उन्होंने बदख्वास्ता कहका लगाया था। वो आज नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली वो अपनी नानू के घर गए हैं। वो उसके मुकाबिल सोफे पर बैठ गए थे। फिर मैं चलती हूँ। वो तेज़ी से उठकर खड़ी हुई थी। ना ना ना, रुकें, चाय पी कर जाएँ। उसे रोकते वो उसके करीब आ गए थे। मुलाजिम चाय के ट्रे समेत हाजिर हुआ। मैम, मैं चाय नहीं पीती। उसे इस तरह के तकल्लुफ़ात, वो भी मालिकों की तरफ से, हरगिज़ ना भाते थे। तो तुम सैंडविच वगैरह ही ले लो। लिहाजन तमाम हदें फलांगते हुए वो आपसे तुम तक पहुंच गए थे। वो अब उसके मज़ीद करीब आ गए थे। बैठ जाओ मीरब। उसे यूं ही तज़ब्बत कैफियत में खड़ा देखकर वो कदरे नरमी से बोले। फिर प्लेट में पिज़्ज़ा का स्लाइस रखकर उसकी जानिब दोबारा से आए थे। मैं खुद ले लूँगी। उन्हें अपने इतने नज़दीक देखकर वो घबरा गई थी। प्लेट पकड़ती वो हल्के से पीछे हटी। नो तकल्लुफ़। उसके झिझक भरे अंदाज पर वो मुस्कुराए थे। किस मुसीबत में वो फंस गई है। प्लेट थामे वो यूं ही बैठी रही। आज़र ने चाय बनाते हुए उसे हुनूस बैठे देखा था। दबे कदमों चलते उसके बराबर आकर सोफे पर बैठ गया था। उसने सर उठाकर देखा और उनके चेहरे के तासुरात पर वो दहल कर रह गई थी। फिर बिना किसी लिहाज व मुरव्वत के प्लेट टेबल पर पटकती उठ खड़ी हुई। अब चौंकने की बारी आज़र की थी। अगले पल वो मुस्कुरा कर उसकी राह में हाइल हो गए। इतने अरसे से यहाँ आ रही हो, इतना तो एतबार करो, आगे से हटिए। वो गुस्से से चिल्लाई थी। अगर ना हटूं तो? उन्होंने बोझल लहजे में कहते हुए उसे कंधों से थाम लिया था। एक झटके से उन्हें धक्का देकर वो पीछे हटी थी। इतना गुस्सा नहीं मेरी। शट अप। उसने दरवाजे के समेत बढ़ना चाहा, लेकिन इससे पहले वो उसका बाजू थाम चुके थे। एक करंट सा उसके जिस्म में दौड़ गया था। इससे लम्हा उसके ज़िंदगी में शायद पहली बार आया था। अपनी बेबसी पर उसे रोना आया, मगर उसके सामने आंसू बहाकर वो खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। सो खुद को गुर्बत संभालती, आंसुओं को अंदर धकेलती, हाथ छुड़ाने की सही करने लगी थी। हाथ छोड़े मेरा। अगर ना छोड़ूं। वो उस पर झुका था। आज़र भाई। इस खौफनाक मंजर को रुशैल की आवाज़ ने तोड़ा था। आज़र का तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता वजूद ढक कर रह गया था। वो तेज़ी से उनका हाथ हटाकर पीछे हटी। एक पल ज़ाया किए बगैर अपना बैग और किताब उठाती वो दरवाजे की तरफ भागी। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। वो रुशैल के साइड से गुजर गई। रुशैल ने एक तासुब भरी निगाह आज़र पर डाली और मीरब के पीछे बाहर भागा। तेज़ तेज़ कदम उठाती, तकरीबन भागती हुई वो उस जगह से दूर चली गई थी। अपनी बेबसी पर आंसुओं की बाढ़ पलकों को भिगोती हुई चेहरे पर फैले जा रही थी। सर पर काले गरजते बादल उसके साथ ही बरसने को तैयार खड़े थे। वो जितनी तेज़ रफ्तार करती, हवा का बढ़ता हुआ दबाव उतनी ही तेज़ी से पीछे धकेलता जा रहा था। टिप टिप बारिश की बूंदें गिरने लगीं। उसने सर उठाकर आसमान को देखा। काले बादलों से ढका वो रोता दिखाई दिया था और वो खुद अब की बार बिना आवाज़ किए रोने से रोक ना पाई थी। जब ही गाड़ी का हॉर्न उसे अपने करीब सुनाई दिया, वो सहम कर पीछे हटी। गाड़ी रुकी। उसने भीगी आंखों से आने वाले को देखा था। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूं। गाड़ी से बाहर निकलते रुशैल ने उसे यूं बच्चों की तरह रोते देखकर कहा था। नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। बारिश अभी रुक जाएगी। उसे सहमे व बेहद खौफजदा थी वो। भरोसा, एतबार जैसे लफ्ज़ों से अनजान वो बस घर की दीवारों में महफूज पनाह की ख्वाहिशमंद थी। देखें, मौसम और आप दोनों की हालत ख़राब है। उसने उसके यूं सरेआम रोने पर शायद तंज किया था। मीरब ने उसके चेहरे पर एक उचटती सी नज़र डाली, गोया फैसला करने में दुश्वारी को हल करने की कोशिश की हो। वहाँ मतानत और संजीदगी के साथ साथ आंखों का शफाफपन अब तक वाज़ह था। उसका अज़बाती अंदाज देखकर रुशैल पलटा और उसकी तकलीद में चलती हुई वो भी गाड़ी में आ बैठी थी। रुशैल की नज़रें मीरब की तरफ उठी थीं। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था, जबकि आंखें आंसू से लबलब भरी हुई थीं। लरसते कांपते हाथों के पुश से माथे और रुखसारों पर मौजूद आंसुओं और बारिश का पानी पोंछते जाती थी। रुशैल ने विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए स्टीयरिंग से एक हाथ उठाकर डैशबोर्ड पर पड़े टिश्यू बॉक्स का 2-3 टिश्यू खींचकर उसकी तरफ बढ़ाए। उसने बेदिहानी में दाएं हाथ की मुट्ठी में दबा तौलिया, मगर घबराहट में आंसू अब भी बाएं हाथ की पुश से साफ की जा रही थी। मिस, ये टिश्यू इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, मुतबस्सिम लहजे में कहा गया था। रुशैल का बात का अंदाज वैसा ही था जैसे वो 5 साल पहले करता था। हाँ, जाने वो क्या बोल रही थी। उसकी घबराहट महसूस करके वो खामोश हो गया। चंद लम्हे छाई खामोशी के बाद वो आहिस्तगी से पूछने लगा, अंकल कैसे हैं?
ठीक है, वो बामुश्किल ही उसकी आवाज़ सुन पाया था। और शाहरुख? इन सवालात की आड़ में उसका खौफ कम करना चाहा था। बस यहाँ रोक दीजिए, मैं चली जाऊँगी। मेन रोड पर आते ही उसने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। यहाँ निस्बतन काफ़ी रश था। यहाँ? बारिश काफ़ी तेज़ है, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी नज़र बिल्कुल गैर इरादी तौर पर अंदाज में उसकी तरफ उठी थी। वो उसे ही देख रहा था। उसके देखने पर मीरा अपनी नज़रें झुकाई थी। अब हम वहाँ नहीं रहते। उसे गाड़ी उन्हें पुराने रास्तों पर डालते देखकर वो धीरे से बोली थी। ओह, तो जहाँ रहती हैं वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। वो नज़रें विंड स्क्रीन पर जमाए हुए बोला था। फिर घर का रास्ता बताने के सिवा कोई चारा न था। बस यहाँ एक छोटा से घर के सफ़ेद गेट के करीब पहुँचकर गाड़ी रुकवाई। उसके निशानदेही करने पर रोशेल ने गाड़ी रोक दी। बारिश अब तक हो रही थी। इस तेज़ बारिश में आपने मेरी मदद की, आपका शुक्रिया। निगाहें नीचे किए उसने इजहार तशक्कुर कर डाला था। फिर वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतर गई तो वो भी अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर उतर गया। मैं अंकल से मिल सकता हूँ? उसने बाबा से मिलने की इजाज़त चाही तो वो चौंक गई। बाबा नहीं हैं। उसके जवाब पर रोशेल ठिठका था। और शाहरुख? वो भी नहीं है। जवाबन वो उलझा था। मज़ीद वो कुछ पूछता ना चार उसे बोले के झूठ की खुद ही तरदीद करनी पड़ी थी। बाबा की 3 साल पहले वफ़ात हो गई थी और शाहरुख आर्मी ट्रेनिंग पर है। आई एम सॉरी। उसे अंकल की वफ़ात का सुनकर बेहद दुख हुआ था। आंसू से तबगोर उसने उसके चेहरे को देखा था। वॉलेट से अपना विजिटिंग कार्ड निकालता हुआ बोला, ये मेरा कार्ड रख लीजिए, इसमें मेरे नंबर्स हैं, अगर कभी। शुक्रिया। उसने कार्ड थाम लिया और पलट गई थी। रुशैल की नज़र ने उसका ताक़ुब किया था। जब वो ओझल हुई तो गाड़ी में बैठा था। अभी थोड़ी दूर ही आया था जब आसमान पर गरजते बरसते बादल और कड़कड़ाती चमकती बिजली उसे माजी की एक ऐसी ही रात याद दिला गई। वो चौंक उठा। इसका मतलब वो घर में अकेली होगी। एक ख्याल कोंदा और उसने गाड़ी बेइख्तियार वापस मोड़ ली। कांपते हाथों से उसने लॉक खोला, फिर दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। आहिस्तगी से कदम बढ़ाती वो अंदर दाखिल होकर गुप्त अंधेरे में स्विच बोर्ड्स के करीब आई और लाइट ऑन की। एकदम कमरा रोशन हो गया। हाथ में पकड़ी किताबें किचन काउंटर पर रखी तो नज़रें उनके ऊपर रखे हुए कार्ड पर पड़ गईं। धोखेबाज लोग, वो ज़ेरेलब बड़बड़ाई थी। उसने कार्ड उठाकर परे फेंक दिया। गीले दुपट्टे को लॉन्च में रखे सोफे पर फैलाती वो खुद भी वहीं बैठ गई। आज सारे दिन में ये दर पे होने वाले वाक़यात ने उसके एसाब बुरी तरह शल कर दिए थे। सोचती और आंखें भीगी चली जाती थीं। रोने का सिलसिला अब दोबारा से शुरू हो गया था। मज़ीद उसकी शगफ़ फरमाती के दरवाजे पर होने वाली दस्तक उसे सहमा गई थी। इस वक्त कौन होगा? सोफ़े से दुपट्टा उठाकर ओढ़ने से पहले उसने मुँह साफ़ किया और दरवाजे तक आई थी। कौन? रुशैल। हैंडल घुमाकर उसने दरवाज़ा खोल दिया था। सामने ही वो खड़ा था। उसकी निगाहों में उभरती हैरत इग्नोर करता वो मुस्कुराया था। मैंने सोचा आप डर रही होंगी। वहीं 5 साल पुरानी वाली याद उसे ऐसे ही एक तूफ़ानी रात थी, मगर तब और अब में बहुत फ़र्क था। कई लम्हे बिना तासुर के वो उसके चेहरे को देखे गई। फिर निगाहें उसके पीछे फैले मंजर पर ठहरी। वो यूं ही उसके मुतवज्जा होने के इंतज़ार में खड़ा बारिश में भीग रहा था। आहिस्तेगी से साइड पर होते मीरब ने उसे अंदर आने की खामोशी इजाज़त दी थी और वो सद शुक्र करता कदम बढ़ाकर अंदर आ गया। वो अच्छा खासा भीग चुका था। खुद पर नज़र डालता वो खुद कलामी के अंदाज में गोया हुआ, काफ़ी तेज़ बारिश है। गाड़ी से दरवाज़े तक तो भीगा ही था और बाकी आपको सोचने के अमल ने मुझे मज़ीद भिगोने में मदद दी। वो गीले बालों को हाथों से झाड़ता हुआ कोट उतारने लगा। रुशैल की नज़रें उसके संजीदा चेहरे की तरफ उठी थीं। आहिस्तेगी से चलती वो अंदर की तरफ बढ़ गई। ये लें। थैंक्स। उसने तौलिया थामते हुए एक निगाह मीरब के चेहरे को दोबारा देखा था। वो किचन काउंटर की तरफ बढ़ गई। रुशैल ने तौलिया से पहले चेहरा और फिर बाल खुश्क किए जब ही उसे मीरब की आवाज़ सुनाई दी। मैं अब बारिश से नहीं डरती। केतली में पानी डालती हुए वो आहिस्तेगी से बड़बड़ाई थी। कमरे के वस्त में खड़े रुशैल ने पलटकर उस अफसरदस वजूद को देखा था। वो चाय का पानी चूल्हे पर रख रही थी। शाहरुख की ट्रेनिंग? वो बस इतना ही पूछ सका। 2 साल की है और उसे गए 3 माह हुए हैं। उसने उसे कहते सुना। हुनूस अपने काम में मसरूफ़ थी। उसकी तरफ तो सरसरी अंदाज में भी पलट कर ना देखा था। आपने घर क्यों बदल लिया? दोनों बाजू सीने पर बांधकर उसकी चोटी में बिखरे बालों को देखते हुए पूछा था। घर बाबा ने अपनी ज़िंदगी में ही सेल कर दिया था, गालिबन उसी दिन जिस रात आप गायब हो गए थे। उसने चाय के कप निकाल कर काउंटर पर रखे और पानी के पकने का इंतज़ार करने लगी थी। और मेरे मशकूक होने की तस्दीक भी उसी दिन हो गई थी। उसने सवालिया नज़रों से मीरब को देखा था। उन्हें आपकी अमानत लौटानी थी। मीरब ने उसकी बात का जवाब ज़रूरी ना जाना था। आपको ढूंढा मगर उनकी तलाश के रास्ते वहाँ ना थे जहाँ आप थे। उनके तो गुमान में भी ना था कि आप। लम्हा भर को रुकी। क्यों? मैं चाय का पानी औटा कर दोबारा से गोया हुई थी।
वैसे आप सच भी बता देते तो हम आपका गया भाड़ा क्या बिगाड़ लेते, आपका ख्याल से क्या किराया ज़्यादा वसूल करते। बात तो सुनिए। बेइख्तियार रोशैल ने उसके नॉन स्टॉप बोलने पर रोकना चाहा था। आपकी अमानत अब मेरे पास है। उसे उसकी वजाहत में कोई दिलचस्पी ना थी। कौन सी अमानत? आपके पैसे जो बाबा के ऑपरेशन के लिए आपने दिए थे। कपों में दूध डालती वो मुड़ी, कप उसे थमाकर वापस पलटी ही थी जब वो बोला था। इतनी पुरानी बात, मुझे तो याद भी नहीं। उसकी बात पर उसे गुस्सा तो आया मगर पी गई थी। पैसे बैंक में हैं, आपको चेक दूंगी। आदत के बरखिलाफ बड़े तहम्मुल से उसे ये गुफ्तगू का सिलसिला बरकरार रखे हुए थी। आप आज़र भाई के घर कब से ट्यूशन पढ़ा रही हैं? उसने एकदम बात बदल दी थी। सीधा सीधा मतलब था कि वो उसे मामले पर बात नहीं करना चाहता। बाबा की देखभाल के लिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और उनकी वफ़ात के बाद मुझे दोबारा कोई जॉब न मिली। एकेडमी और ट्यूशन्स करने लगी। एकेडमी के तो साथ से ही आज़र साहब के घर गई थी। उनके बच्चे आपके, बड़ी तफसील से वो उसे बता रही थी, अगरचे वो जान गई थी कि वो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है। मेरे भांजे हैं। घूट भरने से पहले ही उससे मीरब को देखा जो उसी को देख रही थी। जिस रात मैं यहाँ से बिन बताया गया था उसी रात मेरी बहन रामीन रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गई थी। रात के इस वक्त आप लोगों को जगाना मुनासिब न लगा। वापसी कब होती भी या नहीं मुझे हरगिज़ इल्म न था। सो शुक्रिया कि चंद हुर्फ लिखने के अलावा मैं तफसील ना लिख सका। वो सोफे पर बैठ चुका था और काउंटर से टेक लगाए खड़ी मीरब को देखते हुए बोल रहा था, मम्मी पापा, बिजनेस, रामीन के बच्चे, ये सब मेरी जिम्मेदारी थे और उनमें इतना गुम हो गया कि वो चंद माह याद ही ना रहे। चाय ख़त्म हो गई थी। वो उठकर काउंटर में बने सिंक में कप धोने चला आया था। उसकी निगाहें सिंक के करीब बेदर्दी से फेंके गए कार्ड पर पड़ी। जब आप सामने आईं तो ज़िंदगी के वो बीते पल भी सामने आ खड़े हुए। मीरब की निगाहों ने रुशाल की नज़रों का ताक़ुब किया था। वो सटपटा गई थी। वो यहाँ बुक्स पर पड़ा था। उसने कार्ड उठाकर किताबों के ऊपर रख दिया। बिना जवाब दिए वो नल खोलने लगा और जो ही वो कप धोने लगा कि मीरब आगे बढ़कर तेज़ी से बोली थी, मैं धो लूँगी, मुझे धोने में कोई नहीं। उसने कब उसके हाथों से थाम लिया। रुशाल ने ज़रा चौंक कर उसकी तरफ देखा। सिर्फ लहजा ही नहीं, हुलिया भी बदला हुआ था। ब्लैक सूट में आंसू से धुला चेहरा कुछ अलग ही तासुरात दे रहा था। 5 साल पहले वाली मीरब से कतई मुख्तलिफ, बड़ा फॉर्मल, सुलझा, ठहरा हुआ अंदाज। एक मुख्तसर सा पल खामोशी के साथ आगे सरका। गहरा नज़रों का इर्तिकास को महसूस करती वो कप धोने में मगन थी। ज़रा फासले पर खड़ा वो उसे ही देख रहा था। बाएं आंख के गोशे में अटका पानी का चमकता कतरा रोशाल की नज़रों से ओझल नहीं रह सका था। उसने कप धोकर साइड ट्रैक पर लगाया। मेरा ख्याल है बारिश रुक गई है। कमरे में फैली खामोशी को मीरब की आवाज़ नहीं तोड़ा था। वो चौंका था। शर्मासगी में किसी कैफियत से निकलता हुआ सर झटकर धीरे से वो बड़बड़ाया था। अब भी वो देख रहा था। अजीब से एहसास ने उसके दिल की धड़कन एकदम तेज़ कर दी थी। बारिश रुकने पर बाहर सन्नाटा फैल गया था और कमरे में सन्नाटा बाहर से कई गुना ज़्यादा उसे महसूस हुआ था। मगर अगले पल उसे कम से कम ये एतराफ़ खुद से करना पड़ा कि कुछ भी है। बाईं आंख के कोने में चमकते पानी का कतरा डिस्टर्बिंग ज़रूर था। वो बेइख्तियार ही पीछे हट गया। मीरब, उसके लबों ने पहली बार मिस से हटकर उसका नाम लिया था। अपने नाम पुकारने पर सॉस पैन को धोती उसका हाथ एक पल के लिए रुका था, मगर खुद को नॉर्मल जाहिर करती वो मुड़कर उसके जानिब देखने लगी थी। मुझसे शादी करेंगी? वो संजीदा नज़रों से मीरब को देखने लगा था। कई सानिये बाद सामने साकत खड़े वजूद में हरारत सी हुई थी। मीरब का चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा ही संजीदा महसूस हुआ। वो आगे बढ़ी और मेन डोर खोल दिया। फिर होले से बोली थी, रात काफ़ी हो गई है, मैं घर में अकेली हूँ और आपकी मौजूदगी मेरे लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। उसका लहजा और चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। उसने क्यों उस पर एतबार करके उसे अंदर आने दिया था। रुशाल ने गहरा सांस लिया था। सोफे पर रखे कोट को उठाकर वो दरवाजे तक आया था। सोचिएगा ज़रूर। कदम बाहर रखने से पहले उसने एक निगाह उसके सपाट चेहरे को देखा। बेसाख्ता ही निगाहें टकराई थी। वो बाहर निकला और उसके निकलते ही उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। सर झटकती अपने तने हुए आसाब को ढीला छोड़ती वो बेडरूम में आकर बिस्तर पर गिर गई थी। ओफ! उसने घबराकर अपने दिल पर हाथ रखा जो बेतहाशा धड़क रहा था। मुझसे शादी करेंगी? कानों के करीब आवाज़ भरी तो कई बेनाम आंसू गालों से फिसल कर बिस्तर में जज्ब हो गए थे। रुशाल की खुद पर जमी नज़रें याद करके उसने बेसाख्ता ही अभी हार्टबीट तेज़ होती हुई महसूस की थी। गैर मानूसी आवाज़ पर उसने चौंक कर देखा। उसका सेलफोन बज रहा था। स्क्रीन पर अनजाना नंबर चमक रहा था। वो कुछ देर ऐसे ही लेटी रही, फिर नाचार उठा ही लिया। वैसे मैं फ़ोन पर बात करके भी आपके तन्हाई कम कर सकता हूँ, वो शौक़ी से बोल रहा था और ये शौक़ी उसकी आवाज़ में भी रकम थी। आप? वो झटके से उठ बैठी।
लहजा भी हैरतज़दा था। क्या आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? उसका सवाल इग्नोर करती वो हैरान के लिए पूछने लगी थी, नंबर लेना कौन सा मुश्किल काम है मिस? मिस पर खासा जोर दिया गया था। पल भर को रुक कर वो उसने बोलने का इंतज़ार किया, मगर वहाँ पर दस्तूर खामोशी थी। आप कुछ दिनों पहले ही मेरे ऑफिस इंटरव्यू देने आई थी और मैंने आपके सीवी से आपका नंबर ले लिया था। उसके हैरतज़दा लहजे में मज़ा लेते वो नंबर हासिल करने की तफसील बताने लगा था। आज अभी थोड़ी देर पहले ही मुझ पर इंकशाफ हुआ है कि मुझे बारिश, और वो भी तूफ़ानी बारिश, बहुत अच्छी लगने लगी है। बड़ा अनोखा सा अंदाज़ लिए वो फ़ोन पर उभरती आवाज़ों से अजीब से एहसास से दो चार कर गई थी। आप अपने होशो हवास में है ना? ज़्यादा देर खुद को तमीज़ के दायरे में ना रख सकी थी। मैंने बाकायमी होशो हवास आपको शादी की ऑफ़र दी है। वो उसके पुराने अंदाज में बोलने पर महजूज होने तक मुस्कुराया था। हल्के से पड़पड़ाती वो फ़ोन बंद करने लगी, जबकि दूसरी तरफ से उसका इरादा भांपते हुए तेज़ी से बोला गया था, प्लीज़ फ़ोन बंद मत कीजिएगा, मुझे सोना है। बड़ा ही रूखा अंदाज लिए गोया हुई थी। मेरा आपको डिस्टर्ब करने का हरगिज़ कोई इरादा नहीं, सिर्फ ये पूछना था मामा को कब लेकर आऊँ? वो उसके तमाम अंदाज इतवार और इनकार की गई खातिर में ना लाते हुए बिना पूछ रहा था। बिना कुछ भी कहे उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मामा को कब लाऊं? सर झटक कर उसने रुशाल की नकल उतारी थी और सोने के लिए लेट गई। रात देर तक जागने पर सुबह आंख भी लेट ही खुली थी। हाथों से बालों को ठीक करती वो किचन में आई। चाय का पानी चूल्हे पर रख कर वो नाश्ता किया करूँ सोचती फ्रिज तक आई। जब मेन डोर पर बेल बजी थी। अब कौन है? वो सोचती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही 50 साल के लगभग बड़ी खुश अकल और स्टाइलिश सी खातून को खड़ा पाया था। आप? वो हैरत से उन्हें देखने लगी थी। ये मेरी मम्मा है। जो चेहरा उनके पीछे नमूदार हुआ था उसको देखकर वो धक से रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम। रुशाल के तारुफ करवाने पर उसे अखलाकन सलाम झाड़ा था। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मोहब्बत से आने वाली खातून ने जवाब दिया था। आइए। वो मरे मरे अंदाज में पीछे हटी और उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया था। वो अंदर लॉन्ज में आ गई। तशरीफ़ रखिए। मीरब के इशारा करने पर वो खातून बैठने से पहले बोली थी, तुम भी बैठो मीरब, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसने सर उठाकर रुशाल को देखा जो यूं ही खड़ा उसे देख रहा था। वो खाइफ होकर सोफे पर बैठ गई थी। शाहरुख छुट्टी पर कब आएगा? बड़ा मोहब्बत अमेज़ फ्रैंक अंदाज था। कुछ पता नहीं। नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए वो धीरे से बोली थी, तुम बहुत इनोसेंट हो और रुशाल की पसंद इतनी मासूम। उन्होंने सर उठाकर रुशाल की पुश्त को देखा था। वो किचन काउंटर की तरफ जा रहा था। मीरब, तुम्हारे घर में कोई और नहीं जिससे ये बात करूं, इसीलिए तुमसे ही डायरेक्ट ये बात कर रही हूँ। मीरब ने परेशानी से उन्हें देखा था। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे? उसने हैरत से अपनी तरफ इशारा किया था। ज़ेरे लब बोलती उन्होंने अज़बात में सर हिलाया था। हाथ दो, ये मैं तुम्हें अंगूठी पहना दूँ। हाथ मसलती सर झुकाए मीरब से वो बोली और फिर खुद ही उसका हाथ थामकर अंगूठी डाल दी थी। चूल्हा बंद करके वो काउंटर से टेक लगाकर खड़ा मामा और मीरब के दरमियान होने वाली कार्रवाई देखने लगा था। रुशाल ने इतनी जल्दी मचाई, वरना मैं नहीं बनवाती। खैर, शादी पर यह शौक़ पूरा करूँगी। वो यूँ बोल रही थी जैसे बरसों की शनासाई हो। आंटी, उसने झुकी नज़रों के साथ उन्हें बेसाख्ता ही पुकारा था। तुम मम्मी ही कहो। मीरब, रुशाल ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। शाहरुख आए तो डेट फाइनल करते हैं। मीरब का झुका हुआ सर झुका ही रह गया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो उनसे इनकार कर सके। मीरब, उसे मुसलसल सर झुकाए खड़े देखकर उन्हें उसे पुकारना पड़ा तो मीरब ने दोनों हाथों से आँखों को साफ करके सर उठाया। वो मोहब्बतों का एक जहान आँखों में समोए उसे देख रही थी। सिर्फ एक पल के लिए उसकी नज़रें उनकी नज़रों से मिली थीं और फिर दोबारा झुक गई थीं। उसने उन्हें कहते सुना था, सुबह सुबह तुम्हें परेशान किया, मगर रुशाल से ज़्यादा मुझे तुम्हें मिलने का बहुत इश्तियाक था। वो खामोश हुई तो उसे चूल्हा पर रखी पानी का ख्याल आया था। चाय? मीरब के पूछने पर वो सर नफ़ी में हिलाकर बोली, नहीं शुक्रिया बेटा, रुशाल के बाबा को उनकी बहू दिखानी है। अब तुम जिस दिन बुलाओगी उसी दिन चाय पियेंगे। वो उठ खड़ी हुई थे, तभी रुशाल भी चल कर उसके सामने आ खड़ा हुआ था। मीरब की नज़र गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ उठी थी। सदा खुश रहो, मुझे रुशाल की पसंद बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने मुस्कुराकर उसका गाल छुआ तो वो नज़रें झुकाकर फीकी हंसी हंस पड़ी। मिसेस अहमद ने उसका माथा चूम लिया था। वो दरवाजे की जानिब बढ़ी तो रुशाल ने बड़ी मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा था और न जाने क्या था उन आँखों में कि वो गुमसुम वजूद सटपटा सा गया। रुशाल और उसकी मम्मा जा चुके थे और तकरीबन आधे घंटे से वो हाथ में पहनी अंगूठी को ही सख्ते से किसी हालत में घूरे जा रही थी। अचानक फ़ोन बेल की आवाज़ से चौंक गई। वो भागकर कमरे में आई, फ़ोन उठाया। दूसरी जानिब तवक्का के अहन मुताबिक वही था। आप अपनी मम्मी को लेकर क्यों आए? दांत पीसते हुए गुस्से से चिल्लाई थी। क्या मतलब? और किसको लेकर आता?
उसकी बात पर वो हैरान हुआ। ये अंगूठी, ये सब क्या है? आप कैसे? गुस्से और सरासमिया कैफियत में घिरी बेराब्ता सा बोले चली गई थी और ये सारी सूरत हाल रुशैल को मज़ा दे गई थी। रात तुमसे पूछा मामा को कब लाऊं, तुम खामोश रहीं और तुम्हारा जवाब जब दिल करे ले आओ। तसव्वुर करता मैं मामा को लेकर आ गया, वो इत्मीनान से बोला था। और मैं कैसा हूँ भाई हैं, हम तो ऐसे ही हैं। अंगूठी वाला फाउल मामा कर गई, ये मुझको तुमको पहनानी थी। आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं? हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। 5 साल पहले की चंद मुख्तसर सी मुलाकातें, वो भी हरगिज़ खुशगवार न थीं। और मज़ीद कुछ भी बोलने से पहले मेरी बात सुनो, शादी जल्द होगी, बारिशों का मौसम शुरू हो गया है और अगली बारिश में तुम्हें मेरे साथ इस घर में होना चाहिए। तुम्हारे ख्याल में कौन सी डेट होनी चाहिए? जब सब कुछ तय कर लिया है तो मुझसे और मेरे भाई से ये पूछने का तकल्लुफ़ क्यों? वो नए सिरे से चढ़कर अपने आज़ली मुँह फट अंदाज में बोली थी। मिस, आपका अंदाज़ा मुझे 5 साल पहले की मुलाकातें याद दिला गया है। वो फिर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया था, रिसीवर के पार उसकी गज़बनाक तासुरात का बखूबी अंदाज़ा करके। मिस, उसने ज़ेरे लब दोहराया और वो उसकी बात समझता शोखी से मुस्कुराता हुआ बोला था। ओके, मिस नहीं बोलता, तुम्हारी ख्वाहिश पर मीरा भी कहूँगा। ये मैंने कब कहा? उसकी बात पर वो बिलबिला उठी थी। मीरब, खामोश हो जाओ प्लीज़ और बताओ, क्या तुम ये रिश्ता नहीं करना चाहती? अब की बार वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में और क्या जानती हूँ मैं आपके बारे में? खैर, तुम्हारे बारे में तो मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूँ। वो फिर शौकी से मुस्कुराता हुआ उसे छेड़ने लगा था। और मेरे बारे में जान लो कि गुजरी रात से मैं काले कपड़ों में मलबूस लड़की मुझे अच्छी लगने लगी है, मगर 5 साल पहले वाली मीरब वकार लड़ती झगड़ती बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वो बड़े जज्बत से एक एक लफ्ज़ पर ख़ास जोर देते हुए बोल रहा था। आप हमारे हैरानगी के अल्फाज मुंह में ही नहीं निकल रहे थे। सुन तो लो, पहले ही आप शुरू कर दिया है। वो उसकी कैफियत पर हंसते हुए बोला था। अब यही जानना चाहोगी पहले वाली लड़की ज़्यादा अच्छी लगती थी? तो बड़ी सादा सी वजह है, और ये कि वो मीरब मेरे दिल व दिमाग के कोनों में बस गई थी। जैसे तुमने आकर पहले बाहर निकाला और फिर मोहब्बत का एहसास दिलाकर मुझे मेरी ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी की खबर दी। लगता है इसके सारे तौर तरीके भूल गए हैं। उसने बड़े तंज़ी अंदाज में पूछा था। याद है मिस मीरब वकार, बड़ी अच्छी तरह से। तुम्हें यही तो बताने वाला हूँ। मैं ना तो तुमसे सफाई वाले को आधे पैसे दिलवाऊँगा और ना ही तुम्हारे वॉशरूम में होने पर पानी की मोटर बंद करके पैसे चार्ज करने का मुतालबा करूँगा। और सुनो, खाना देने पर तुम्हें एरा वैरा भी नहीं कहूँगा। जब तैयार होकर कहीं जाओगी तो पानी की बाल्टी भी तुम्हारे ऊपर नहीं फेंकूँगा। वो जिन बातों की तरफ इशारा कर रहा था वो उसके लिए बाइस नदामत थी, इसीलिए उसका सर झुक गया था। वो सब उसने धीमे से वजाहत देने की कोशिश की थी। ओ कम ऑन मीरब, तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो तुम्हें ये बताना था कि तुम मुझे भूली नहीं थी, और या तो तुम्हें मैं भी था। बस फ़र्क ये था, तुम मुझे 5 साल ढूंढती रही और मैं खुशफहमी है, मैंने आपको पैसा लौटाने के लिए तलाश किया था। झट से बोलती हुई वो खुद पर लगने वाले इल्ज़ाम से तलमिला उठी थी। ओ याद आया, वो सब पैसे शाहरुख के हैं। जब वो बरसरे रोज़गार हो जाएगा तो उसकी शादी की शॉपिंग करना। ओके, ऑल राइट। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। मीरब, शाहरुख मेरा भाई है और हमारी जिम्मेदारी, सो उसकी तरफ से परेशान मत होना। चलो फटाफट बता दो, बारात कब लेकर आऊँ? इतनी आसानी से मान जाऊँ? अब के मीरब ने शौक से कहा था। क्या मतलब? इसकी बात को मानने के लिए भी कोई शर्त है? जवाबन बेसाख्ता वो चिल्लाया था। अब क्या करें, हम तो ऐसे ही हैं। कंधे उचकाती वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। फ़ोन के दूसरे जानिब उसकी हंसी पर वो चौंका और ख़ुद भी मुस्कुरा दिया। ख़त्म शुद। इस नावल का नेम है हम तो ऐसे ही हैं, बाय सदफ़ एजाज। उम्मीद है आप सभी को नावल अच्छा लगा होगा। कुछ अलग सा था, लाइक ओनर और पीजी के बीच का रिलेशन मज़ेदार था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर नावल अब तक यहाँ तक सुन ही लिया है तो लाइक तो करना बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नावल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।